पहला कैप्टेंसी का इंटरनेशनल टूर था बांग्लादेश का, तो हमारे पास टिकट्स के पैसे नहीं थे उस टाइम पे। सचिन तेंदुलकर ने हमारी हेल्प फ्लाइट्स के पैसे दिए। इवन हमारी जो पहली मैच फी थी वो भी उन्हीं की स्पॉन्सरशिप से हम सभी प्लेयर्स को मिली। कहीं ना कहीं किसी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से ये आ जाता है मैसेज कि ग्राउंड से हटो, व्हीलचेयर से ग्राउंड खराब हो जाएगा। मुझे पिच क्यूरेटर से बात करनी पड़ेगी, तुमने ग्राउंड खराब कर दिया। 2,500 प्लेयर्स से मैं टच में हूँ, हर प्लेयर से मैं बात करता हूँ, किसी प्लेयर का कभी भी मैसेज आता है मैं रिप्लाई करता हूँ, और उन सब का सवाल यही होता है, सर हमारा कब टाइम आएगा। एंड थैंक यू, मैं चाहता हूँ आपने प्लेटफॉर्म दिया, और मुझे जो मेरी बातें हैं जो मैंने कभी शायद इतना खुल के कभी नहीं बोली, और आपके ही प्लेटफॉर्म में मैं इतना खुल के बोल पा रहा था। आई वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द आयरॉनिक शो। इंडिया में अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा है एंड वी ऑल हैव अ फेवरेट आईपीएल टीम्स, फेवरेट क्रिकेटर्स. Obviously, Mahi Bhai remaining a common favorite for all of us. We cherish our cricketers. They are our national heroes. The right steps recently taken by BCCI, we saw the rise of women cricketers, the women IPL as well. But then again, there is a section of national cricketers about whom we have no idea. I'm talking about the specially able cricketers of our country. They also represent our nation. I recently came across the story of Somjit Singh. He was just a normal kid with dreams and hopes of becoming an Indian cricketer someday. But as luck would have it, he got paralyzed waist down at a very young age. He faced a lot of bullying, lot of challenges, but he rose like a phoenix. And today he is a captain of Indian wheelchair cricket team, and is also one of the co-founders of the council. Somjit shares how the cricketers that he meets, the Indian cricketers that he meets, treats them like their fanboys and not someone equal to them. How he is not allowed to practice inside Ekana Stadium, which is his home ground. But on the other side of the spectrum, our cricketing god Sachin Tendulkar sponsored the entire wheelchair cricket team for their first overseas tour to Bangladesh. This is a story of grit, determination, and dreams. Make sure you hit the like button, share this episode with all your cricket lovers. Without any further ado, let's get into this episode. Boom. कैप्टन साहब है आप हमारे क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम के. थैंक यू। सो कैप्टन साहब को होस्ट करना आयरॉनिक शो मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है आज. आप कैसे हैं? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ जी. आज आपके साथ हम्म, आपके सामने बैठ के और बढ़िया फील कर रहा हूँ. थैंक यू। बस आप सभी का प्यार है, आप सभी हमें आगे बढ़ा रहे हो, तभी हम शोज में आ पा रहे हैं, लोगों के सामने अपीयर हो पा रहे हैं। हमारा भी स्ट्रगल काफी टाइम से चल रहा है और आपके थ्रू ही लोग देख पा रहे हैं। बिफोर वी गो इनटू योर क्रिकेटिंग करियर एंड ऑल दैट, आपने ये शुरू कैसे किया? आपको ये क्रिकेट के थोड़ा अपने अर्ली लाइफ के बारे में पूरा बताइए. पहले तो मैं बताता हूँ कि मैं व्हीलचेयर पे कैसे आया। सबसे जो मेन चीज है कि मैं व्हीलचेयर पे नहीं था पहले। हम्म. मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे स्पाइन में एक ट्यूमर डिटेक्ट किया था डॉक्टर, और 3 महीने का होने पे मेरा वो एक मेजर ऑपरेशन हुआ, और उस ऑपरेशन के बाद 1 डेढ़ साल तक मैं जैसी ग्रोथ बॉडी की बढ़ने लगी जो आम बच्चों की होती है, उसके बाद मैं ठीक ठाक चल लेता था। अपने कोई सपोर्ट नहीं चाहिए होता था, आराम से स्कूल जाता था, सब फिर लेता था। 10-11 साल का जैसे जैसे बॉडी ग्रोथ होने लगा, 10-11 साल में क्या हुआ कि मैं मतलब चलते चलते गिर जाता था। बॉडी वो वेट ले नहीं पा रही थी, बैक इतना वेट ले नहीं पा रहा था, और वेट भी कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन वो स्पाइन का कुछ ऐसा ऑपरेशन के टाइम, क्योंकि बच्चे की नर्व्स कितनी विजिबल होगी, हम्म. और जब बड़े हो जाते हो तो नर्व वो बिल्कुल एक बॉल की तरह से पैक थी जहां ऑपरेशन मेरा हुआ था। तो उस वजह से मेरे को परमानेंट पैरालिसिस हो गया, यहाँ से लेकर पूरा लोअर बॉडी तक हो गया। तो लोग जो मेरी उसके बाद की जो लाइफ थी 10-11 साल के बच्चे के बाद, जो उठा के बैठाना, कहीं वॉशरूम भी जाना है तो यही चीज है, और स्कूल भी जाना है तो मैं किसी को देखता था वो मुझे आएगा बैठाएगा, मैं 6 घंटे जो हम्म. स्कूल में लगते थे तो वहीं मैं बैठा रहता था, एक ही सीट पे बैठा रहता था, क्योंकि सेंस नहीं था। तो मेरे सीट में हम बेंचेस जो होती थी वो उस पे बैठे बैठे बेडसोर हो जाता था, और इतना खराब, मतलब पूरा लाइफ मेरा स्कूलिंग मोस्टली रहा है। टीचर्स को भी समझने में थोड़ा टाइम लगता था कि इवन मेरे साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि मेरे साथ जो मेरा एक 5th स्टैंडर्ड में एक बेस्ट फ्रेंड था,
उसकी मदर ने एक बार देखा कि ये किसके साथ मतलब साथ में शेयर कर रहा है सीट, और हम आगे ही हुँ। बैठते थे, सबसे फ्रंट रो में ही बैठते थे। तो अगले दिन से हुआ क्या कि वो वहाँ बैठता नहीं था। मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं बैठते? बोला तुम्हें मेरी मम्मी ने बोला है तुमसे दूर रहो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊँगा। तो वो मुझे उस टाइम काफ़ी बुरा लगा। मतलब आप सोच सकते हो 5th स्टैंडर्ड में बच्चे को अगर कोई उसका बेस्ट फ्रेंड हो और इस तरीके से उसके पेरेंट, मतलब काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत थी, सेंसिटाइज़ेशन की बहुत ज़रूरत थी। या तो ये एनवायरनमेंट में मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग की है और फिर धीमे-धीमे अपना जो भी जिस तरीके का भी स्टडी जो भी मैं कर सकता था घर में, मोस्टली मैंने रह के पढ़ाई की है। स्कूल जा नहीं पाता था क्योंकि लोग नहीं मिलते थे जो रेडियो मुझे उठा के बैठाने के लिए। मैं रूड साउंड नहीं करना चाह रहा हूँ, आई डोंट वांट टू साउंड इनसेंसिटिव, बट मैं उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि जहाँ पे आपके साथ जो ये डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे थे एंड दैट टू एक बच्चे के साथ हु इज़ जस्ट 5th 6th 6ठी क्लास में है, राइट? हुँ, व्हाट डज़ इट डू टू योर साइकी? उस बच्चे के ऊपर क्या बीतती है जब उसका बेस्ट फ्रेंड उससे अलग बैठने लगता है? या फिर कोई उसको एक इक्वल की निगाह से नहीं देखता बल्कि एक हुँ, समवन भी करो, जो भी आपके पास आएगा या तो आपको एक सपोर्ट की नज़र से, मतलब आपको हमदर्दी से देखेगा, एक हुँ। पिटीनेस के भाव से। प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम ट्राइंग टू No, 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 no। ब्रिंग आउट योर पॉइंट ऑफ व्यू ताकि वो बाकियों को हेल्प कर सके, हाँ, राइट? हाँ। तो क्या बीतती है और आप उस चीज़ से कैसे बाहर आए? देखिए जो एक्सपीरियंस मैंने किया है क्योंकि 5th क्लास में अब होता क्या था, मैं ये घर में नहीं बताता था चीज़ें। हुँ, क्योंकि मुझे इतना खराब लगता था, मैंने कहा मैं अपने घर में बताऊँगा, मेरे मदर जो इतने राइट। टाइम से इतना सब मुझे मतलब हेल्प कर रही हैं, समझा रही हैं, स्कूल भेजने के लिए मोटिवेट करती हैं, तो उनको भी खराब लगेगा। ऑलरेडी सोसाइटी में रिलेटिव्स के थ्रू बहुत सारे ताने मिलते ही थे कि हुँ, ये बच्चा ऐसा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी है। तो मैं अपने आप ही अंदर सोचता रहता था, स्कूल जाता था, कोई मतलब ऐसा कुछ खराब मुझे मैं अपने आप में करता नहीं था। होता क्या था, खराब तब हुआ जब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मेरे एक टीचर ने मुझे एक बार मेरे पैरों पे स्टिक से मारा। उस दिन मुझे काफ़ी खराब लगा। उनको जानते हुए कि इसकी बॉडी में पैरालिसिस है और ये नी तक पूरा बिलो वेस्ट कुछ सेंस नहीं होगा। तो बस अपनी एक किसी बात पे उन्होंने सारे टीचर्स को बुला लिया क्लास में और वो प्रिंसिपल थे शायद उस टाइम पे, और उन्होंने पूछा इसका रिज़ल्ट कैसा आता है? सबने बोला सर अच्छा आता है, हमारे में तो अच्छा करता है। तो वो उनको लगा कि मैं शायद अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ उनके सब्जेक्ट में जो भी है, तो उन्होंने हुँ, स्टिक से मुझे पैरों में मारना शुरू कर दिया। तब मुझे उस दिन काफ़ी खराब लगा, मैं घर आया, मैंने फिर वही मैंने ब्रूटल है। अपने मम्मी-पापा को नहीं बताया और मैं रोया, काफ़ी रोया, तो मैंने ना स्कूल जाना कम कर दिया। मैं फिर बहाना करता था, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सही नहीं लग रहा। तो मैंने नंबर ऑफ डेज़ जो मुझे लगता था नहीं स्कूल जाऊँगा मैं, वो मैंने कम कर दिया जाना। हुआ उससे ये कि मैं इतना ज़्यादा अपने आप में रह गया कि मैं लोगों से आँख नज़रें नहीं मिला पाता था। जब लोग मुझसे घर में भी बात करते थे, तो मैं इधर-उधर ज़्यादा देखता था, सामने बात हुँ, नहीं कर पाता था, अपने घर में लोगों से घुल-मिल नहीं पाता था। तो धीमे-धीमे वो चीज़ भी निकली और मैंने ना टाइम दिया है अपनी चीज़ों को, जो-जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मैंने एकदम से उससे मैं हट के परेशान नहीं हुआ। मैं हाँ, थोड़ा खराब लगता है, वो किसी को भी नहीं लगेगा, क्योंकि उस पॉइंट पे आप समझना चाहते हो कि ये क्यों आपके साथ हुआ, आपको लोगों ने ऐसा बोला क्यों? और फिर जब आप धीमे-धीमे इस प्रोसेस से निकलते हो और आपको आगे बढ़ना होता है, तो वो चीज़ें छोड़नी पड़ती है क्योंकि मेरा एक बिलीव है हमेशा कि आज भी अगर मुझे कोई किसी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन मुझे मिलता है, तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा काम करूँ कि वो डिस्क्रिमिनेशन ब्लेसिंग में बदल जाए। और क्यों ना वही ओके। डिस्क्रिमिनेशन देने वाला भी एप्रिसिएशन के फॉर्म में मुझसे मिले आगे जाके। तो अगर मैं उस तरीके से सोचूँगा तब तो मैं आगे जा पाऊँगा। और अगर मैं ये सोचूँगा कि नहीं डिसेबिलिटी ही ऐसी होती है और आगे कुछ नहीं हो सकता, तो शायद मैं यहाँ तक आपके सामने भी नहीं आ पाता। तो जो भी लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन है, डेफ़िनेटली होगा। हर फ़ॉर्म में होता है डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर में होता है, कास्ट में होता है, रिलिजन में होता है, डिसेबिलिटी में होता है। लेकिन हम अगर अपने गोल की तरफ नहीं जाएँगे, तो हमें जो चीज़ करनी है, वो तो फिर हम वहीं रह जाएँगे ना किसी के बोले। सी हमारी सोसाइटी में जब डिस्क्रिमिनेशन की अगर आप जो बात कर रहे हो, इट्स नॉट ओनली कि किसी को कुछ फिजिकली कुछ, मतलब है कोई स्पेशली एबल्ड है, कुछ है सिर्फ उसी के साथ। हम तो यहाँ पे कलर पे, कास्ट पे, हर चीज पे ही डिस्क्रिमिनेट करते हैं, राइट?
एज अ सोसाइटी आई थिंक वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट, और हम ज़्यादा थोड़ा इंक्लूसिव होना चाहिए। हमें इन सब चीज़ों पे थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए कि हम किसी चीज़ को ऐसे डिस्क्रिमिनेट ना करें। और ख़ासकर आप शायद बेटर इसको समझा पाएँगे कि जैसे कोई भी अगर स्पेशली एबल्ड है, उसको हुँ, आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। वो चाहता है कि आप उसको एज़ इक्वल देखो। हुँ। ये आई थिंक बहुत बड़ा एक चीज़ हमारे साथ मिसिंग है। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इक्वल प्लेटफ़ॉर्म तो चाहिए ही है, लेकिन जो उस प्रोसेस में जो हम एक डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, उसको वो चीज़ सिखाने का भी, हुँ, एटलीस्ट हुँ, उसको वो मौका मिले कि वो चीज़ समझे। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक काउंसलिंग नहीं होगी तब तक बच्चा ठीक है, आज डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कल इक्वल प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, लेकिन हुँ, वो उसको हुँ, एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। राइट, क्योंकि वो राइट, ऑलरेडी इतना गिर चुका होगा अपनी चीज़ों में, इस डिस्क्रिमिनेशन के प्रोसेस में इतना परेशान हो गया होगा, कि उसे कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। तो एब्सोल्युटली, ये बहुत एब्सोल्युटली। ज़रूरी है, वो पेरेंट्स के फॉर्म पे होना चाहिए। स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा हो, तो टीचर्स ऐसे होने चाहिए वहाँ पे, जो ये चीज़ समझ सके। इवन बच्चों को जो आपस में बच्चे रहते हैं, वो भी बुली करते हैं। मुझ हुँ, पे भी हँसते थे कि 12th क्लास तक बच्चा लड़का ये क्या कहते हैं, गोदी में आ रहा है। लड़कियाँ हँसती थी, "अरे! इतना बड़ा हो गया, गोदी में आ रहा है।" तो मैं थोड़ी ना, मैं सर झुका लेता था। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। पढ़ना तो है, क्या कर सकते हैं। फिर धीमे-धीमे उस जब टाइम लाइफ़ बढ़ी तो लोग भी अच्छे मिले, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली देयर इज़ ऑलवेज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। जब आप 5th, 6th, 7th में हो रहे हो, राइट? उस टाइम आपके एक बच्चे की साइकी, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट 12th एंड बियॉन्ड दैट, राइट? यू आर अ टीनेजर। एक टीनेजर के दिमाग पे ये सब चीज़ें, ये डिस्क्रिमिनेशन और ज़्यादा जैसे आपने कहा किसी लड़की ने आपको कुछ बोल दिया, राइट? एट दैट हुँ, पॉइंट ऑफ टाइम आवर हार्मोन्स आर गोइंग क्रेज़ी एंड हुँ, आपको अपोज़िट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है। अगर वहाँ से ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आता है, मैंने एक आपको पूछा था कि एज़ अ चाइल्ड आपको क्या लगा एंड एज़ अ टीन आपको फिर वो कैसा लगा? क्योंकि देखिए। मेनी पीपल आई नो जिनके साथ कुछ हुँ, भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन या फिर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एनीथिंग फिज़िकली किसी को किसी कुछ था, बट एनी सॉर्ट हुँ, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दे गेट टू आई मीन वो सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। हुँ। सो हाउ वाज़ व्हाट आपकी साइकी क्या थी अराउंड योर टीनेज? मेरी साइकी यही थी कि मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ाई करने के, ठीक है। मेरे लाइफ़ में मुझे बहुत ताने मिले थे मेरे रिलेटिव से, मेरे स्कूल में जो टीचर्स थे उनके थ्रू, साथ में पढ़ने वाले बच्चे, उनके पेरेंट्स। तो जब इतना कुछ हो गया था ना मेरे साथ, अर्ली 5th स्टैंडर्ड से ही हुँ, शुरू हो गया था, ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ, जब मैं हुँ। वहां तक पहुंचा ना, तो मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर था, यहाँ से पढ़ना है, एग्जाम देना है, यहाँ से ओके। निकलना है और करियर की तरफ फोकस करना है। क्योंकि मेन जो गोल मेरा हमेशा से था कि कुछ करना है, कुछ लाइफ में कुछ बन के दिखाना है। देखिए, आप तभी सामने वाले को समझा सकते हो कि हाँ, आप शायद उस टाइम पे गलत सोच रहे थे। इस हुँ, तरीके से अगर आप सोचोगे तो शायद हो सकता है मेरे बाद भी और बच्चे आए हों जो डिफरेंटली एबल्ड हो। तो अब वो मुझे देख के उनके साथ तो ऐसा नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली, तो हाँ, तो मेरा एब्सोल्युटली। सोचना हमेशा से ये था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, यहाँ से मुझे पास होके निकलना है और आगे जाके लाइफ में कुछ करना है। तभी मैं क्या कहते हैं, इन सब का जो जवाब है, इन सब का जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनको मैं आंसर कर पाऊँगा। अगर मैं सिर्फ जो चेंजेस जो आपने बोला, जो कि सही बात है, आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा अपने आप को। और क्योंकि मेरे साथ उस टीनेजर में नहीं हुआ, पहले हो गया, तो वो मैंने हुँ, पहले ही समझ हुँ। लिया। और मैं अपने आप में ही रहता था, मैंने बताया ना, मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था अपने घर में भी इस बारे में, स्कूल में क्या हुआ, तो वो चीज़ रहती है, वो आप खुद से ही सीखते हो। वो कहते हैं ना सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। करेक्ट। जब आप सक्सेसफुल हो गए फिर आप कुछ बोलो नहीं बोलो वो रिवेंज अपने आप आपका पूरा हो जाता है। हाँ, अभी भी बहुत लंबी चढ़ाई है मेरी, ऐसा नहीं है, अभी मैं और आगे तक जाना है, और भी गोल्स है मेरे लाइफ। ऑब्वियसली, हाँ, क्योंकि मुझे और लोगों के लिए रास्ता बनाना है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ, मेरे एग्ज़ैक्टली, जैसे हज़ार लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। आई थिंक इफ आई हैव टू यू नो कंपेयर यू, यू आर द सुनील छेत्री ऑफ व्हीलचेयर क्रिकेट। तो उन्होंने भी वो पूरा जो इंडियन फुटबॉलर्स का एक अभी अभी अगर देखो आप, अब इंडियन फुटबॉल में लोगों का इंटरेस्ट आने लगा है, इंडियन फुटबॉल में स्पॉन्सर्स का इंटरेस्ट धीरे-धीरे आ रहा है। अब लोग घुस रहे हैं अब इंडियन फुटबॉल को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, उनसे डेफ़िनिटली। आप पूछो कि रोनाल्डो आपका फ़ेवरेट है, मेसी आपका फ़ेवरेट है, कौन है? बोलेंगे मेरा सुनील छेत्री मेरा फ़ेवरेट है।
सो आई थिंक वो डोर आप खोल रहे हैं व्हीलचेयर क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जितना मैंने उनको फॉलो किया है, जिस एज में जितना उनके अंदर एक पैशन है अभी फुटबॉल को लेके, वो किसी और स्पोर्ट का अगर एथलीट होता तो शायद अभी तक रिटायर हो गया होता। या और वो एंथुसियाज्म एब्सोल्युटली। नहीं होता, ब्रांड्स आ जाते इतना लाइम उनको तो बहुत लाइमलाइट मिला है, ऐसा नहीं है उनको नहीं मिला। लेकिन यस। वो उन्होंने उनका जो फोकस है ना हमेशा कि लोगों की रिस्पेक्ट करना, अपने गेम की रिस्पेक्ट करना और कॉम्पीट करते हैं वो आज भी अपने यंगर प्लेयर के साथ वो सामने कम्पीट करते हैं कि तुम क्या कर पा रहे हो लाइफ में जब मैं इतना एज का होके तुमको या एक फाइट दे रहा हूँ अभी भी। तो ये अच्छी चीज है, ये स्पोर्ट में बहुत अच्छी चीज होती है। तो बहुत सारी एग्जैक्टली। चीजें मैंने उनसे सीखी है और उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है। एब्सोल्युटली। वो खुद ब्रांड है एब्सोल्युटली। अपने आप में, मतलब फुटबॉल में इंडियन फुटबॉल की अगर हम बात करें तो इंडियन फुटबॉल इज इक्वल टू सुनील छेत्री। जैसे हम पहले क्रिकेट की बात करते थे ना, क्रिकेट इज इक्वल टू सचिन तेंदुलकर, ऐसा है फुटबॉल। आपको मैंने बीच में रोक दिया था जब आप इनिशियली अपनी क्रिकेट में कैसे इंटरेस्ट आपकी आए, कैसे क्रिकेट में आप वो स्टोरी स्टार्ट कर रहे थे। हाँ, तो क्रिकेट प्लीज में गो अहेड। मैं ना वर्ल्ड कप देख रहा था 2003 में। मैं ओके। पापा के साथ देखता था कि ये क्या क्रिकेट क्या होता है, ये बॉल क्या सिक्स लगा ऐसे क्यों किया, फोर लगा ऐसे क्यों किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था देखना और मैं सब टीम्स के मैचेस देखता था वर्ल्ड कप में, सिर्फ इंडिया के ही नहीं, सब टीम के। मुझे क्रिकेट अच्छा लगता था। फिर धीमे धीमे वो इंडिया देखा, अच्छा ये हमारे कंट्री का है, ये ऐसा है करके। तो फिर एक होता है हाँ इंडिया कंट्री हमारी फेवरेट, हमारी कंट्री फेवरेट। तो वो हुआ, तो वर्ल्ड कप फाइनल देखा, इंडिया हार गई, बड़ा दुख हुआ मुझे कि मतलब उस टाइम मैंने देखना, एक होता है ना एक फैन बना और एकदम से वो हम्म। नीचे हो गया। तो एक वो चीज थी। फिर मेरे दो कजन्स ब्रदर जो थे, छोटे थे मुझसे काफी, वो जब भी आते थे तो हम खेला करते थे। तो वो मेरी प्रैक्टिस, जो कहते हैं ना शुरू में जिसने ग्रास रूट लेवल पे जिसने क्रिकेट को सपोर्ट किया है, तो वो ही दो कजन हम्म। ब्रदर जो थे जो मुझे सपोर्ट करते थे, मेरे साथ खेलते थे। फिर धीमे धीमे और इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तब 10th में था तो हमारे घर में बाहर घर के पोर्च में एक तखत रखा रहता था। तो उस पे बैठ के बैट लेके मैं सोचता था मैं इंडिया खेल रहा हूँ, मैं बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहा हूँ, मैं इस टीम के अगेंस्ट खेल रहा हूँ। तो मैं ऐसे शैडो प्रैक्टिस करता था कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और ये सोचता आई था। फिर थिंक कभी ये सब हाँ, हम सब ने ये किया है कि हम सब करते हैं ये चीजें। जैसे मैं बॉलर हुआ करता था तो अ, वो हाथ में एनी टाइम बॉल, आज भी आदत है शायद, मतलब बहुतों की आदत है ये, हम कि घूमते फिरते ऐसे हाथ घूम जाता अपने आप, आपको पीछे शायद दिख भी रहा होगा एक, हाँ हाँ। मेरे जस्ट ऊपर। यस यस तो यस। तो मुझे बॉलिंग बहुत पसंद थी, तो उस टाइम सोचता हाँ था कि मैं खेल रहा हूँ, इडेंस में खेल रहा हूँ, कहीं खेल रहा हूँ, हाँ। बॉलिंग कर रहा हूँ, रेड बॉल से बॉल स्विंग हो रही है, हैट्रिक ले रहा हूँ, हम्म, अपने आप में ही खुश हो रहा हूँ, दोपहर में स्कूल से आके हाँ अपने आप में ही खुश हो रहा हूँ, विजुअलाइजेशन जो हाँ। चलती रहती है दिमाग में। यस प्लीज। ये प्लीज बिल्कुल कैरी ऑन, बिल्कुल मैं भी थोड़ा बह ऐसे रहा हूँ ऐसे ही क्योंकि ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि क्योंकि ये मुझे भी लगता था कि मैंने सेंचुरी बना ली और मैं या सिर्फ कंट्रीज को देखता था कि मैं खेल रहा हूँ इस कंट्री के अगेंस्ट, मैं खेल रहा हूँ पाकिस्तान के अगेंस्ट। और राइट टचवुड राइट। मैं उसी सीरीज में खेला हूँ इंटरनेशनल। अगर मैंने पहला वाह। बांग्लादेश बोला तो मैंने पहली कैप्टनसी बांग्लादेश के अगेंस्ट की है, फिर पाकिस्तान, फिर बाकी कंट्रीज आएंगी। वाह। और जो मैं और मेरा एक दोस्त हुआ करता था स्कूल का, एक दो दोस्त होते थे जो शाम को कभी मेरे कजन्स आते थे तो आ जाते थे खेलने। तो होता क्या था, लास्ट बैटिंग आती थी, बॉलिंग का भी शौक था, लास्ट बैटिंग दे दो कि बॉलिंग पहले मिल जाए। तो अब मैं क्या था, मैं मुझे था बॉल मिले मैं मार दूं उठा के। तो बॉल ज्यादातर खो जाती थी, ज्यादा दूर मार दो तो खो जाती थी। तो वो मैं उदासी बैटिंग आई, 2 बॉल में बॉल खो गई और ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं बड़ा सोचता था। वो कहता था तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा मौका मिलेगा। मैं कहता कहाँ मिलेगा, यही तो है, ये बाल छोटा सा पोर्च है हमारे घर का, यही तो मौका है। मैं कहता, नहीं तुम्हें मौका मिलेगा एक दिन, तुम परेशान मत हो, मिलेगा। मतलब वो इसने ऐसे ही बोल दिया, हम्म। कुछ भी सोच के उसने बोल दिया। लेकिन हाँ, मैंने अपनी कंट्री के लिए खेला ये। और मैं आज जब भी, अब तो मुझे नहीं मिलता, काफी टाइम हो गया, लेकिन जब भी वो मिलेगा मैं उसको ये चीज बोलूंगा। आई थिंक अगर वो किसी भी तरह इफ ही स्टम्बल्स अपॉन द आयरॉनिक शो की इस एपिसोड को, होपफुली वो आपको डेफिनेटली रीच आउट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आफ्टर सचिन हु हम्म। वाज योर फेवरेट क्रिकेटर। मेरे न्यूजीलैंड के जो फेवरेट प्लेयर थे वो थे ब्रैंडन मैकलम। ओके। ऑस्ट्रेलिया के थे रिकी पॉन्टिंग।
जो एक एटीट्यूड होता था, एक जो विनर का एटीट्यूड होता था, और इंडियन क्रिकेट में जो मेरे फेवरेट रहे हैं शुरू से, वो थे क्या कहते हैं, युवराज सिंह। मेरे भी, ही इज माय मतलब फेवरेट क्रिकेटर। T20 क्रिकेट में जो सिक्सेस लगे, मैंने हर एक सिक्स लाइव देखा है टीवी मैंने पे भी, रात को जाके, मैंने क्योंकि भी। रात को मैचेस आते थे वो उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में जब होता था। सो तो यूवी ये पाजी तीन इज, मेरे जो प्लेयर हैं, मतलब आपने, क्योंकि वो जो पहला वाला आपने जो नाम हटा दिया ना, तो अब उसके हाँ। बाद कहा जाए तो यही तीन नाम है: ब्रैंडन मैकलम, सर, रिकी वो पॉन्टिंग नाम और ऐसा है युवराज। ना, वो पूरे पूरे इंडिया के लिए वो कॉमन नाम है। उस नाम की भी एक वो स्टोरी है, नाम ही मेरे ऐसा है। से एसोसिएटेड है। प्लीज उस प्लीज उस प्लीज प्लीज नाम गो की ahead। भी एक स्टोरी है। वो जब हम क्रिकेट का प्रोफेशनल मैं आपको बताऊंगा, तब मैं उसको ऐड ऑन करूंगा। तो मूव ऑन करते हैं। आप अभी इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट टीम एसोसिएशन के कैप्टन है, राइट? नॉट एज व्हील चेयर हाँ, क्रिकेट टीम के कैप्टन है, एंड यू आर हाँ, ऑल्सो द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। तो ये करेक्ट। WCIA व्हील चेयर क्रिकेट इंडियन इंडिया एसोसिएशन एसोसिएशन, क्या है ये? क्रिकेट इंडिया व्हीलचेयर एसोसिएशन, क्रिकेट सॉरी, इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन। इंडिया, व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन। तो हम्म, ये फाउंड करने का आपको आइडिया कैसे आया? ये हिम्मत हम्म, आपको कैसे मिली? एंड वाज हम्म। देयर एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीवन एल्स कि आप ये स्टेप ले सके? हाँ, बिल्कुल। क्रिकेट में जब हम खेलते हैं तो हम एक टीम में 11 लोग होते हैं। डेफिनेटली या जब क्रिकेट बड़ा होगा व्हीलचेयर क्रिकेट का, तो उसमें मेरे अलावा भी बहुत बड़े स्टेक होल्डर होंगे जिन्होंने इस क्रिकेट को यहाँ तक बना के रखा है। टू बी हम्म। वेरी ऑनेस्ट, जो मेरे साथ के फाउंडर्स थे, स्क्वाड्रन लीडर अभय प्रताप सिंह, रिटायर्ड एयरफोर्स, वो भी व्हीलचेयर पे ओके। हैं। ड्यू टू सम रीजंस, एक्सीडेंट की वजह से वो व्हीलचेयर पे आ गए। और वो मेरे साथ खेलते थे। शुरुआत तो मैंने की थी यूपी लेवल से, बट नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए उनका बहुत बड़ा रोल है साथ में। हम्म। और अविरल जैन, जिनकी वजह से प्रॉपर ग्राउंड, प्रॉपर पिच, फ्लड लाइट में खेलने का सपना मेरा पूरा हुआ। और भी जो हमारे अदर स्टेट्स के जो प्लेयर्स आते थे, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत ज्यादा नाम है, अकेले मेरे बस की बात नहीं थी ये। उन सब का सपोर्ट है और आज भी है। ये चीज आज भी है, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये सारे लोग मिले। तब मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तब मैं जो सपना देखता था क्रिकेट खेलने का, मेरे जैसे 2,500 प्लेयर देख पा रहे इन लोगों की वजह से। तो मैं तो एक खिलाड़ी हूँ, मैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, इंडियन टीम का कप्तान हूँ, या लेकिन जो जो मेन जो बैकग्राउंड बना के रखा है, वो इन सब लोगों ने बना के तो अभी रखा कितने मेंबर्स हैं WCIA से एसोसिएटेड, स्टेट लेवल पे, या फिर WCI पे। जो फाउंडिंग 20 लेवल है? स्टेट एसोसिएशन हैं WCI के, जो एफिलेटेड स्टेट एसोसिएशन है। ईस्ट में WCI काम कर रहा है। ईस्ट में सपोज बंगाल, हम्म। बिहार में, और नॉर्थ ईस्ट में भी टीम्स बनाने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि व्हीलचेयर क्रिकेट का जो हिस्ट्री है वो सिर्फ 10 साल का है। अभी इससे पहले व्हीलचेयर क्रिकेट नहीं होता था। अभी जितना धीमे धीमे बढ़ रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है बहुत ज्यादा हमारे पास। और हम चाहते नहीं कि Okay। हम कोई चीज शुरू करें और किसी वजह से, रिसोर्सेज की वजह से वो डिले हो जाए। क्योंकि जो खेलने के लिए उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा, हम्म। वो एक प्लेयर ही है जिसको हम वहाँ प्रोफेशनल प्लेयर बना के लेके आएंगे। कोई नॉर्मल व्हीलचेयर यूजर नहीं होते हैं, सब ट्रेंड हम्म। एथलीट हैं, क्रिकेटर्स हैं। तो ये अच्छी तरीके से इनको वो एनवायरनमेंट मिले, वो रिसोर्सेज मिले, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, और धीमे धीमे वो हो भी रहा है। तो वेन्यू से 10 साल पुराना है, मतलब ये जो व्हीलचेयर क्रिकेट है ये 2014-15 से ही स्टार्ट हुआ है? जी। उसके पहले ये नहीं था? उससे पहले नहीं था। उससे पहले इंडिया में नहीं था। इंडिया के बाहर एक दो कंट्रीज है वो खेलती थी। ओके। ओके। उन्होंने भी खेला, एक बार मैच खेला, फिर 10-15 साल तक क्योंकि सपोर्ट नहीं था ना। इंडिया क्या है कि जब हमने शुरू हम्म। किया था, तो लोग इसको करना नहीं चाह रहे थे। हमारे शुरू हम्म। करने के बाद लोगों ने मल्टीपल फेडरेशंस बनाना शुरू कर दिया कि हम भी इंडियन टीम है, क्योंकि तब BCCI था नहीं, तो हम्म। कोई भी कहीं भी चला जाता था। और ऑनेस्टली मैं माइंड भी नहीं करता था, क्योंकि क्रिकेट प्रमोट हो रहा था उस टाइम पे, व्हीलचेयर क्रिकेट प्रमोट हो हम्म। रहा था। जहां हम नहीं पहुंच सकते थे, वहां वो करा रहे थे। गलत चीज हम्म। क्या थी इसमें कि वो लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो था एक्सप्लॉयटेशन, पैसे लेके खिलाना। ओके। क्योंकि जो, अगर आप कंट्री को पैसे देके किसी को रिप्रेजेंट करा रहे हो, तो वो बहुत गलत प्रैक्टिस है। हम्म। कि देश के लिए, मतलब देश बिकाऊ नहीं हो सकता हमारा। मैंने तो यही सीखा है जितना क्रिकेट मैंने खेला है, कि आज भी हमारे किसी भी क्रिकेट प्लेयर से एक सिंगल रुपी का, क्या कहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। उल्टा
जो मैं सचिन तेंदुलकर जी की जो बात कर रहा था, एक स्टोरी जो मैं कर रहा था, वो इसलिए कि हुँ, जब मैंने पहला कैप्टेंसी का इंटरनेशनल टूर था बांग्लादेश का, तो हमारे पास टिकट्स के पैसे नहीं थे उस टाइम पे। कहाँ से टिकट आएगा? इन्विटेशन तो आ गया लेकिन खेलने कैसे जाएँगे? फ्लाइट के पैसे नहीं है। ओके, तो सचिन तेंदुलकर ने हमारी हेल्प की। वाओ! हाँ, फ्लाइट्स के पैसे दिए। इवन हमारी जो पहली मैच फी थी वो भी उन्हीं की स्पॉन्सरशिप से हम सभी प्लेयर्स को मिली। वाओ! हाँ, तो And ये स्टोरी थी सचिन तेंदुलकर की। that is what Sachin Tendulkar is for you. He is not a person, he हाँ, is an emotion for us. तो मेरा जो जर्नी है उसमें बहुत बड़ा हाथ है सचिन तेंदुलकर सर का। अगर वो नहीं स्पॉन्सर करते तो शायद मैं इंडिया रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाता। वाओ! वो भी हम वहाँ गए, हम 2-0 से उनको हरा के आए। काफ़ी अच्छा फिर उसके बाद इंडिया में वेलकम हुआ। पहली बार मैं प्रेज़िडेंट जो हमारे लेट प्रणब मुखर्जी थे उनके घर पे गया, उनसे मिला। उस टाइम पे जो बीजेपी दिल्ली हेड थे मनोज तिवारी, हुँ, 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 हुँ। उन्होंने हुँ, हमें स्पॉन्सर किया। उन्होंने भी एडिशनल मैच फी दी हमारे प्लेयर्स को। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। मिनिस्टर्स हमें रिसीव करने आए एयरपोर्ट पे। काफ़ी मीडिया पहली बार इतने सारे कैमरे देखे। काफ़ी और ये किस डिफरेंट साल था? देखा। व्हिच ईयर वाज़ दिस? 2018 में। सो 5 इयर्स 6 इयर्स बैक। तो एक वो 5th क्लास का बच्चा जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, एक वो टीनेजर जिसको लड़कियाँ कुछ बोल रही थी एंड देन ये 23 साल का लड़का। हाँ। सो जब आपको वो अवार्ड मिल रहा था या सचिन तेंदुलकर, मैं तो अवार्ड्स अभी, सॉरी आई एम नॉट डिस्काउंटिंग द अवार्ड, बट एक क्रिकेटर हुँ, के लिए सचिन तेंदुलकर का सपोर्ट मिलना आई थिंक इज द हाईएस्ट ऑनर दैट यू कैन हैव। गॉड ऑफ आई क्रिकेट राइट, आई एम ब्लेसिंग सॉरी मिल इफ आई गई एम सेइंग हमें। एनीथिंग रॉन्ग, बट वो 23 साल का लड़का उस टाइम फिर क्या सोच रहा था, उसकी क्या थिंकिंग थी? मैं सच बताऊँ नम था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैं लिटरली जो मेरी स्किल थी ना क्रिकेटिंग स्किल, वो सिर्फ़ मैच के टाइम काम आ रही थी। मैच के बाद, मैच से पहले, ट्रैवल करते टाइम अगर मैं आपको फ़ोटोज़ भी शेयर कर दूँ वो, तो आप कहोगे ये क्लूलेस बैठा है यहाँ, इसको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब मैच शुरू होता था, तब वो जो ब्रेन काम करता था, जो प्लेयर हम्म। का एक दिमाग होता है, जिस तरीके से उसे एक्ट करना होता है, वो तब करता था। थैंकफुली किया उसने। लेकिन उससे पहले बाद में मिनिस्टर मैं प्रणब मुखर्जी से हाथ मिला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मतलब इतने बड़े मनोज तिवारी इतना बड़ा एक्टर है, वो सिंगर है, वो उनके घर पे जाके मैं बैठा हूँ, मैंने ये है? अच्छा, 20-30 कैमरे आपके सामने आके खड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कहाँ ये आदत होती देखने की? एकदम से आई है। और सचिन सर ने सपोर्ट किया, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो तब नम था, आपको वो मुझे छक्का समझ याद में नहीं आया आ रहा क्या हो रहा जो आपने अपने बालकनी में बैठ के जो छक्का मारा था, आपको याद आया? है। हाँ, वो याद आया। वो जिस दिन मैं बांग्लादेश पहुंचा, उस दिन मुझे याद आया कि हाँ, वो चीजें हो रही हैं जो मैंने एक टाइम पे ऐसे विजुअलाइज करता था, सोचता था कि ऐसा होगा। डू यू बिलीव इन विजुअलाइजेशन? क्या आप बिलीव करते हो हाँ, विजुअलाइजेशन में? हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब क्योंकि ओके। कहीं ना कहीं अगर कुछ आप विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो आप कैसे आगे अपने आप को लेके आओगे? आप यही सोचोगे ना आप, मतलब कोई किसी कंट्री को भी अगर ग्रोथ करनी है तो विजुअलाइजेशन ही सबसे बड़ा टूल है। और वो हम सब करते हैं अपने करियर में, हम विजुअलाइज ही तो करते हैं ना, हमें यहाँ तक करना है, 12th करना हुँ। है इतना, हमें मार्क्स लाना है, फिर हमें ग्रेजुएशन करनी है, इतने मार्क्स लाने, फिर हमें ये कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए। तो विजुअलाइजेशन तो सब करते हैं, सबको करना भी चाहिए। तो एनी अदर कंट्री हैज़, किसी और कंट्री का है व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन या फिर दू दू क्या उनका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है व्हीलचेयर क्रिकेट का? सी, जब हमने शुरू किया था, हमको फेसबुक में देखते-देखते बाकी कंट्रीज़ ने भी शुरू कर दिया था। अच्छा, उससे पहले किसी और सपोज़ कंट्री का नहीं था? नहीं, 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 उससे पहले पाकिस्तान खेलता था। पाकिस्तान ओके, नेपाल ने 2015 में खेला था, दैट टू इन ओके, नेपाल। ओके। तो वो ही इंटरनेशनल था रजिस्टर्ड, उसके बाद कोई इंटरनेशनल नहीं हुआ। और फिर धीमे-धीमे जो एसोसिएशंस ने हमें देखा, हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑर्डिनेट करके उनसे बात की, हुँ, एक म्यूचुअल कंसेंट किया कि हम खेलेंगे आपके साथ, हम हमारे साथ खेलना। क्योंकि बीसीसीआई हमारे पास भी नहीं था, उनके पास भी उनके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स नहीं थे। तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये टीम्स खेला करती थी। हुँ।
तो पहला टूर्नामेंट मैंने बांग्लादेश से खेला और फिर उसके बाद दुबई में पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला। होपफुली हम सारे मैच जीते, बाहर, इंडिया के बाहर। तो देश का हुँ। झंडा गिरने नहीं दिया और हमारे सारे प्लेयर्स ने एक अच्छा मैसेज दिया वर्ल्ड लेवल पे कि व्हीलचेयर क्रिकेट में भी इंडिया बहुत आगे है। और सिमिलरली कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा फिर उसके बाद से। और अभी धीमे इंटरनेशनली धीमे कितने टीम है? अभी 7 टीम्स हैं, 7 टीम्स 7 हैं टीम्स। अंडर ओके। दैट्स अ फेयर नंबर ऑफ टीम्स। बहुत बहुत अच्छा नंबर है। और जिस दिन इसका बहुत अच्छे लेवल से आईसीसी के थ्रू कुछ भी हुँ। बड़ा टूर्नामेंट हुआ, ये 7 से किस दिन 20 तक पहुंच जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आप सोचो, जब हमने स्टार्ट किया था व्हीलचेयर क्रिकेट, हमारे पास यूपी के 11 प्लेयर्स नहीं थे। आज हमारे पास 20 स्टेट का एसोसिएशन है जिसमें कितने वाओ! प्लेयर्स खेलते हैं। या तो तभी हुआ कि जब हमने नेशनल्स खेला, उसमें से 12 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया, तभी तो नंबर्स बढ़े। तो 7 जब बड़े लेवल पे किसी बड़े टूर्नामेंट में आएंगे तो वो डेफिनेटली नंबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि बाकी लोग भी फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी कंट्रीज में जिसकी वजह से वो आगे लेके नहीं आ पा रहे हैं क्रिकेट को। तो अगर मैं सिर्फ व्हीलचेयर क्रिकेट की बात नहीं करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी अदर स्पेशली एबल्ड फॉर्म ऑफ क्रिकेट, जो लोग और भी जो स्पेशली एबल्ड हैं किसी भी अदर फॉर्म्स में, वो लोग भी अगर किसी तरह का क्रिकेट खेलते हैं, जैसे ब्लाइंड क्रिकेट भी होता है, व्हिच इज़ आई थिंक अ बिट मोर पॉपुलर। इफ आई मैं सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आई थिंक इट हैज a history of some 30 40 years का हिस्ट्री है उनका ब्लाइंड राइट। क्रिकेट का। तो और भी तरह के जो स्पेशली एबल्ड अगर क्रिकेट खेलते हैं, तो डेफ एंड म्यूट है। उस चीज़ को ओवरऑल थोड़ा इंक्लूसिव बनाने के लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ आ रही हैं जो कि ग्लोबली एंड स्पेसिफिकली इंडिया में ये एसोसिएशन को मतलब स्पेशली एबल्ड क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, रिशेप करने के लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ ग्लोबली और इंडिया में क्या-क्या किया जा रहा है? बीसीसीआई को जब सस्पेंड किया था लोडा कमेटी के रिकमेंडेशन से, तो वो सस्पेंड हुए थे। कुछ नॉर्म्स उनके जो सेट नहीं थे, जो लोडा कमेटी को लगा कि इस तरीके से क्रिकेट होना चाहिए इंडिया में हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। और दोबारा से जब वो चीज उन्होंने बीसीसीआई ने एक्सेप्ट किया और फिर से जब बीसीसीआई की जो एपेक्स काउंसिल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, वो रिफॉर्म हुई, जिसमें उस टाइम प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली और ऑनरेरी सेक्रेटरी श्री जय शाह उसके जनरल सेक्रेटरी बने। तो उन्होंने डिसेबिलिटी क्रिकेट का जो वर्टिकल था बीसीसीआई के अंदर, उसको हुँ, काफी अच्छी तरीके से आगे लेके आए वो। क्योंकि ओके, सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा कहना था कि डिसेबिलिटी क्रिकेट में ऑलरेडी इतनी मल्टीपल एसोसिएशंस हैं, मल्टीपल वर्टिकल डिसिप्लिन के डिफरेंटली एबल क्रिकेट एसोसिएशंस हैं। तो बीसीसीआई उस चीज को अपने विद इन बीसीसीआई अम्ब्रेला ही बनाए और सारे ओके, ऐसे वर्टिकल वाले एसोसिएशंस को अपने अंडर ही सारी चीजें करें, जिससे मल्टीपल इंडियन टीम्स, मल्टीपल कंट्री रिप्रेजेंटेशन ना हो और प्लेयर्स को ओके, उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिले। और जाहिर सी बात है, तो बीसीसीआई ने इस पे काम करना शुरू किया, कमिटीज बनाई। कमिटीज में जो 3 लोगों का जो अपॉइंटमेंट था वो भी हुआ। उससे रोड मैप के लिए उन्होंने एक डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसा आप मेरे जर्सी पे भी देख सकते हो, हुँ, उन्होंने हुँ, उसका फॉर्मेशन के लिए सजेशन दिए, जिसको बीसीसीआई सपोर्ट करता है। एफिलिएशन नहीं है लेकिन सपोर्ट करता है। इसका काम है सिर्फ क्रिकेट को, जो अभी तक जो डिसऑर्गेनाइज क्रिकेट था जितने भी लेवल पे, उसका एक रोड मैप बनाना। स्टेट डिसेबिलिटी क्रिकेट जो हमारे स्टेट बीसीसीआई के होते हैं, उसमें डिसेबिलिटी क्रिकेट कमिटीज किस तरीके से बन सकती है, क्या रोड मैप होना चाहिए, उस पे काम करना। बट मेरा मानना है बीसीसीआई को कंप्लीटली इसको मर्ज करा देना चाहिए, क्योंकि विद इन बीसीसीआई रोड मैप बन सकता है। उससे होगा क्या कि जो डिले होता है प्लेयर्स के सामने टूर्नामेंट्स करने में, प्लेयर्स को जो फाइनेंशियली सपोर्ट, जो हुँ, अवार्ड्स मिलने चाहिए, वो टाइमली नहीं मिल पा रहे। जब वो बीसीसीआई के अंडर आ जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें उतना ही अमाउंट चाहिए जितना रोहित शर्मा को मिलता है। एटलीस्ट कुछ तो किसी प्लेयर की हैसियत होगी बीसीसीआई की नजरों में, जिससे वो अपनी फैमिली का जो वेल टू डू है वो देख सके, अपने बच्चों के पढ़ाई पे ध्यान दे सके, अपना क्रिकेटिंग करियर को आगे बढ़ा सके। ये बहुत बेसिक चीज है। इसमें कोई रॉकेट या साइंस नहीं कि बहुत बड़ी डिमांड है। इवन डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल तक होता है प्लेयर्स के साथ कि ग्राउंड में अगर किसी तरीके से आप आ भी गए आउटफील्ड के अंदर, तो
कहीं ना कहीं किसी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से ये आ जाता है मैसेज कि ग्राउंड से हटो, व्हीलचेयर से ग्राउंड खराब हो जाएगा, मुझे पिच क्यूरेटर से बात करनी पड़ेगी, तुमने ग्राउंड खराब कर दिया। तो मैं लकीली उनके लिए कि मैं नहीं पढ़ा इन लोगों के सामने, जो लोग पढ़े हैं वो उस तरीके से उनको बोल नहीं पाते, दब जाते हैं। और आप सोचो जो इंडिया खेल रहा है वो प्लेयर दब रहा है। हम्म मतलब बीसीसीआई में अगर हम वुमेन्स टीम की भी बात करते हैं तो किसकी इतनी हिम्मत है कि किसी इंडियन प्लेयर को ऐसे दबा पाए या ऐसे बोलने का सोच भी पाए। एब्सोल्युटली। किसी ऑफिस बेयरर की स्टेट की इतनी हिम्मत है कि किसी के साथ इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन करे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा है कि जो खेल का जो एक मैदान है वो दिव्यांगों को उनको लेने से कोई नहीं रोक सकता, साफ है ये। तो ये कौन से ऑफिस बेयरर हैं जिनको अलग रूल्स पता है या उनका ईगो इतना ज्यादा है कि वो ऐसे प्लेयर्स को डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से बोलते हैं। अगर लीगली इस पे एक्शन लिया जाए तो मुझे लगता है कि उनकी छुट्टी भी हो सकती है जिस पोस्ट पे वो हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, क्योंकि हम भी अपने डिग्निटी के साथ नहीं खेल सकते। जब हम कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें 5 स्टार स्वीट रूम्स नहीं मिलते, हमें व्हीलचेयर एक्सेसिबल रूम्स मिलते हैं। वो 3 स्टार हो कैसे भी हो, पर व्हीलचेयर के हमें बिजनेस क्लास फ्लाइट नहीं मिलती, हमें देख देख के कोई स्पॉन्सर मिलता है तब हम जाके फ्लाई करते हैं। मैच फी के नाम पे हमें वो मिलता है जो शायद बीसीसीआई में जो एक स्कोर बोर्ड ठीक करता हो उससे कम पैसा मिलता है। लेकिन तब भी हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिग्निटी के साथ। किसी ऑफिस बेयरर और किसी एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सके? तुमने हमें दिया ही क्या अभी तक? तो इस तरह की चीजें जब आती हैं तो इसलिए बीसीसीआई को कंप्लीट फॉर्म में एक्सेप्ट करना चाहिए डिसेबिलिटी क्रिकेटर्स को। स्टेट बॉडीज को सीधे सीधे ये रिकमेंड करना चाहिए कि अपने स्टेट में डिसेबल्ड क्रिकेट कमिटीज बनाओ। अपने एपेक्स काउंसिल में एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए डिसेबिलिटी क्रिकेट जो देखे, चेयरपर्सन जो हो बेसिकली, तभी वेलफेयर कर सकते हैं ना। आज नहीं तो कल ये होगा, लेकिन जितना जल्दी होगा उतना ज्यादा प्लेयर्स और प्रोफेशनली ट्रेन हो पाएंगे। हम या एनसीए की बात करते हैं, बैंगलोर में इतना बड़ा एनसीए का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी नया एनसीए बन रहा है। तो जब नया एनसीए बन जाएगा तो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहेगा, तो क्यों नहीं हम उसको डिफरेंटली एबल क्रिकेटर्स के लिए हम उसको अलग से नया रिफॉर्म करके बनाएं। बहुत सारी चीजें हैं, बस विजन की कमी है यहाँ शायद जैसे आप लोग अभी शायद वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ व्हीलचेयर क्रिकेटर्स हैं जो लोग आ रहे हैं। मे पे। बी बिल्कुल। मतलब व्हाट आई कैन गेज कि शायद वो रिफॉर्म्स आने में, वो एक्सेप्टेंस आने में टाइम लगेगा। मे बी तब हम्म। आप जैसे जो आज खेल रहे हैं, जो आप कैप्टन हैं, आप हम्म। फाउंडिंग मेंबर हैं, वंस यू आर हम्म। पार्ट ऑफ बीसीसीआई, वंस यू आर पार्ट ऑफ दैट बोर्ड जहां पे हम्म। डिसीजन बनेगा आपके हम्म। जैसे, तो आप अपनी टीम लेके जब जाओगे, आप लोग डिसाइड करोगे कि ये डिसेबिलिटी का जो आपने हम्म। पूरा बना के रखा है एक यूनियन, उसको आपने हम्म। सिर्फ नाम पे पेपर पे मत रखिए, उसको आप आगे बढ़ाइए, उसको सपोर्ट कीजिए, आप उसके लिए भी स्पॉन्सर्स लाइए। आप मेंस तो के लिए लाते हैं, हर हर कोई तो अब मेंस टीम को, या चलिए अब वुमेन्स टीम को भी स्पॉन्सर नहीं कर सकता या आईपीएल को नहीं कर सकता, कुछ तो बच ही जाते हैं। एटलीस्ट हम्म। आप उनको तो लाइए यहाँ पे। आप उनको जाने क्यों हम्म। दे रहे हो? इफ दे आर विलिंग टू, वो तो इंडियन क्रिकेट को ही एट द एंड ऑफ द डे इंडियन क्रिकेट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, राइट? और सो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बीसीसीआई। कॉर्पोरेट हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो हेल्प करना चाहते हैं। बीसीसीआई अगर ओके। इसको कंप्लीटली टेक ओवर करता है और खुद बीसीसीआई के अंदर ये सब चीजें होती है, अलग वर्टिकल से अगर स्पॉन्सरशिप रेज की जाए तो हम्म आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा स्पॉन्सरशिप आएगा। अभी सिर्फ लोग इसलिए रुक जाते हैं कि वो कंप्लीटली बीसीसीआई के अंदर नहीं है, वो एक सपोर्टेड काउंसिल के अंदर है। तो आपको मैं अपना भाई मानता हूं और आप मेरे हम्म। भाई हैं, दोनों में फर्क है। या तो ये होता है डिसेबिलिटी क्रिकेट के साथ। तो बीसीसीआई से अभी अगर अगर आपको पॉइंट बाय पॉइंट बोलना पड़े, इन ए वेरी हम्म। ब्रीफ मैनर, क्या क्या सपोर्ट बीसीसीआई से चाहिए एज एन एज ए बीसीसीआई से क्रिकेट जो एपेक्स सपोर्ट बॉडी? चाहिए सबसे बड़ा ये है कि आप इंडियन टीम जितनी भी फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी क्रिकेट है हम्म उसको एटलीस्ट टेक ओवर करिए। पूरा डिसेबिलिटी क्रिकेट का जो इंडियन क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उसको सिर्फ आप ही चलाइए। उसको किसी काउंसिल की जरूरत नहीं है, उसको किसी डब्ल्यूसीआई की जरूरत नहीं है, उसको किसी काबी की जरूरत नहीं, पहली बात।
जब आप ये करोगे तो होगा क्या कि आप अपने प्लेटफॉर्म में इन प्लेयर्स की स्टोरी शेयर करो, लोगों को बताओ कि ये प्लेयर हैं, ये डिसेबिलिटी, तो लोगों को पता चलना शुरू होगा। वो पर्टिकुलर प्लेयर्स की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। फिर जब आप उसे इंडियन टीम में रहते हो तो आप रिकमेंड कर सकते हो मल्टीपल कंपनीज में वो एक जॉब कर सके। अगर आप उसको वो पैसा नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट रिकमेंड कर सकते हो। अगर उसके वो अचीवमेंट हैं तो किसी अवार्ड के लिए आप रिकमेंड कर सकते हो, और आप उनको एक मतलब एक एथलीट से उनको एक लेजेंड एथलीट बना सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, Yeah. हमारे देश में 3 बार ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जो एक वर्ल्ड कप जिताने वाले की है। ठीक है, अजय रेड्डी 2 बार एज अ कैप्टन वर्ल्ड कप जीता है, 1 बार एज अ वाइस कैप्टन वर्ल्ड कप जीता है ब्लाइंड क्रिकेट में। पर हम बात सिर्फ एम एस धोनी की करेंगे क्योंकि वो इंडोर्स होते हैं बीसीसीआई से। ये डिफरेंस है। Hmm. वर्ल्ड कप तो कंट्री का है ना। अब वो ब्लाइंड जीते, बीसीसीआई से मेंस टीम जीते, वुमेन्स टीम जीते, देश के लिए है ना वो तो। ये मैं आम लोगों से आपसे भी पूछना चाहूंगा, वो तो Yeah. देश है। लेकिन जो कैप्टन 2-2 वर्ल्ड कप जीते, अब वही कोई और प्लेयर होता तो फिर आप तो हम तो उसको भगवान बना देते। तो ये अप्रोच क्यों है? क्योंकि बीसीसीआई कर रहा है ना, तो बीसीसीआई इन डिसेबिलिटी क्रिकेटर्स को ले, ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, ये उनको क्या कहते हैं मॉनिटरी बेनिफिट देंगे और सारे बेनिफिट्स इनको मिलेंगे, इनको लेजेंड्स बना दिया जाएगा, इनको सारी जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। हम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतते हैं, शिफाली वर्मा कैप्टन होते हैं, हम बहुत सारा मॉनिटरी सपोर्ट देने लगते हैं। ये क्या 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 आईसीसी ने कराया है। आप Hmm. रिप्रेजेंटेशन दीजिए ना आईसीसी को। आप 42% शेयर लेते हैं आईसीसी से, तो आप अपनी बात Hmm. भी तो रख सकते हैं ना। Obviously. आप देखिए देश में हमारे प्रधानमंत्री ने पैरा ओलंपिक पैरा खिलाड़ियों के लिए कितना कुछ कर दिया है कि आज पैरा एथलीट का कोई जेवलिन में फेंकने वाला खिलाड़ी, सुमित अंतिल अगर हम ले ले, देवेंद्र झांझरे ले लें और नीरज चोपड़ा को बराबर चीजें मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर वो मेडल लेके आएंगे तो दोनों को सिमिलर राशि मिलेगी। अब वो अलग बात है कि नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है क्योंकि वो अलग चीज हो गई, वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, उस पर मैं जाना Hmm. भी नहीं चाहता। Hmm. लेकिन दर्जा तो एक मिल रहा है ना, स्टेज तो एक मिल रहा है, यहाँ तो स्टेज भी नहीं है। तो कब तक कोई खिलाड़ी ले लेगा? समय लगेगा भी, तो क्यों लगेगा? पहले के टाइम में मीडिया नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होती थी, तब समय लगता था कि लेटर भी लिख रहे हैं तो बाई पोस्ट जाएगा। आजकल तो इतना फास्ट चीजें हो गई हैं, जब हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो हम क्यों नहीं इस चीज को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते? और जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है डायरेक्टली ओनली बीसीसीआई Hmm. विल रन द डिफरेंटली एबल क्रिकेट, तो फिर क्यों ये सब काउंसिल और ये सब चीजें बनने के लिए सोचा भी? और रोड मैप बनाना है, आप वही क्रिकेट कमिटीज में ही आप 2-3 लोगों को अपॉइंट करके बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो हो गई बीसीसीआई की बात हो गई। जैसे आपने बोला सचिन तेंदुलकर ने आप लोगों को हेल्प किया था जब आप बांग्लादेश गए थे खेलने के लिए। तो जो सेलिब्रेटेड क्रिकेटर्स हैं हमारे मेंस क्रिकेटर या फिर फॉर दैट मैटर एनी वुमेन क्रिकेटर जो भी है, जो इंटरनेशनली खेल रहे हैं, जिनका फेम है, पैसा है, सब कुछ है, जिनको लोग सुनते हैं, राइट? हमारे कंट्री में विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, धोनी हो गए, इनको हम पूछते हैं हम सब, राइट? एंड वी लुक अप टू देम। वो अगर कोई ब्रांड एंडोर्स करते हैं तो वी गो आफ्टर द ब्रांड कि हम वो प्रोडक्ट यूज करें। वो कुछ बोलते हैं तो हम तुरंत उस चीज पे जाके देखते हैं। एक एग्जांपल था ना कि धोनी कोई एक गेम खेल रहे थे फ्लाइट में बैठ के। नेक्स्ट डे दैट मैं भूल जा रहा हूँ कौन सा गेम, मेरी वाइफ भी खेलती है वो कैंडी गेम। क्रश, कैंडी क्रश। कैंडी क्रश, यस कैंडी क्रश। उसके डाउनलोड्स कितने 1 मिलियन या कुछ बढ़ गए थे। सो व्हाट कैन दीज क्रिकेटर्स डू? एंड आई एम आल्सो आस्किंग कि क्या वो करते हैं कि, और या फिर क्या उनके तरफ से क्या सपोर्ट आना चाहिए ताकि व्हील चेयर क्रिकेट को या फिर डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन को एक नया दर्जा मिले या विजिबिलिटी मिले? देखिए होता क्या है कि मैं अपने लाइफ में बहुत सारे क्रिकेटर्स से मिला हूँ पर्सनली। कुछ क्रिकेटर्स से मैं ऐसे भी मिला हूँ कि वो मुझसे 3-4 फीट दूर खड़े हैं, वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको अप्रोच करने के लिए सोचूं तो वो मुंह इधर कर लेते हैं। अभी की इंडियन टीम में भी हैं, नाम नहीं लूंगा लेकिन हैं। कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो बगल से निकल रहे हैं, या किसी फंक्शन में या किसी अवार्ड में जब मुझे भी उनके साथ अवार्ड मिला तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बिल्कुल नी डाउन होके क्या कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। तो ये सब माइंड सेट का है।
आप देखिए ये हमारे साथ नहीं होता था, ये वुमेन्स टीम में उन प्लेयर्स के साथ भी होता था, ये मिताली राज के साथ भी होता था। ऐसा नहीं है, ये हुँ, डिस्क्रिमिनेशन, ये इस तरीके का एटीट्यूड, इस तरीके से उस चीज़ को रिसीव करना, ये वुमेन्स टीम के साथ भी होता है। लेकिन जब हुँ, बीसीसीआई ने वुमेन्स टीम को सपोर्ट करा विद इन बीसीसीआई, तब जाके ये चीज़ें बदली ना। नहीं तो इससे पहले जब कोई क्रिकेटर वुमेन्स टीम के किसी प्लेयर से भी मिल रहा होता, तो वो भी ऐसे ही मिलता था, अच्छा ये हमारा फैन है। एटीट्यूड वही रहता था, आज भी है, हमारे साथ वैसे ही एटीट्यूड है। लेकिन ठीक है, धीमे-धीमे टाइम चेंज होगा, उस एटीट्यूड में भी चेंजेस आएँगे। पर हाँ, जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं मोस्टली जो 83 वर्ल्ड कप के जितने क्रिकेटर्स हुँ, हैं, हुँ, वो जब भी हमें मिलते हैं वो कहते हैं लगे रहो, अच्छे से खेल रहे हो, बिल्कुल खेल के लिए मतलब गेम के लिए खेलो, पैशनेट रहो, वो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन अगर अभी की जनरेशन की बात करें, तो हँस लेंगे, फ़ोटो खिंचा लेंगे, बस वो पूछेंगे भी नहीं कि तुम्हारा नाम कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम आते भी कहाँ से हो? तुम्हारा शहर भी कौन-सा है? इतना इतना टाइम नहीं है, मतलब खेल हम भी इंडिया के लिए रहे हैं, लेकिन वो एटीट्यूड है, एक तो ये एक चीज़ सवाल मैं होती है। बिल्कुल ब्लंटली पूछूँगा, बिल्कुल ब्लंट एक सवाल पूछूँगा। क्या इनको बीसीसीआई की तरफ से कुछ प्रेशर है कि आप ज़्यादा पर्सनल भी इसमें मत इन्वॉल्व होइए, जब तक हम इनको मतलब इनडायरेक्टली जब तक ये हमारे हम उनको अपने एसोसिएशन में एक वो दर्जा नहीं दे देते कि यू आर पार्ट ऑफ द हुँ। बीसीसीआई, यू डोंट गेट टू मच इन्वॉल्व्ड और यू नहीं, प्रोमोट ऐसा इट टू ऐसा मच। ऐसा ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन किसी भी प्लेयर को नहीं दिया है। बल्कि ये सिर्फ एक माइंडसेट ही है, क्योंकि वो पीआर मैनेजर्स जो उनके साथ होते हैं, सर हुँ, ये वो सोचते हैं, वो उनको टाइम ही नहीं मिलता। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम तो ऐसा होता है कि जब प्लेयर को पता ही नहीं है सामने वाला भी क्रिकेट खेलता है, या हम हुँ, भी बताएँ तो वो इतने जल्दबाज़ी में रहते हैं, वो सुन ही नहीं पाते कि हम क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं सुरेश रैना भैया से मिला था, वो सामने से गुज़र रहे थे, उन्होंने मुझे देखा, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बात की, 15-20 मिनट खड़े होके बात की, तो ये पर्सनली है, ये किसी प्लेयर को किसी ने फीड नहीं किया है। तो ये धीमे-धीमे बदलेगा और बदलना भी चाहिए। आरपी सिंह भैया से मैं मिला, उनके साथ भी हम एक ही इवेंट में थे, एक ही स्टेज पे थे, तो वो भी काफ़ी हमारी मेरी पहली बार उनसे बात हुई। उन्होंने भी बोला कि जॉब ज़रूरी है प्लेयर्स के लिए। बीसीसीआई अगर जॉब्स के लिए भी देखे तो एटलीस्ट खेलने के अलावा पैसा भी ज़रूरी है लाइफ में, फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसा अच्छा नहीं ये है, जो बहुत एक्स सारे प्लेयर्स प्लेयर्स हैं। हैं सुमजित, ये जो एक्स प्लेयर्स हैं जैसे आप सुरेश रैना की बात करो, आरपी सिंह की बात कर रहे हो, ठीक है, मैं कोई उनको ये नहीं मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बीसीसीआई पे प्रेशर बनाओ कि आप इनको इंक्लूसिविटी दो, ये दो। बट कैन दे हाँ, नॉट हेल्प यू, गेन दैट विजिबिलिटी ऑन सोशल मीडिया जो आज की डेट में मिसिंग है? नहीं वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी कमिटमेंट से बाउंड है। वो मैं बोल रहा हूँ इतने सारे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है। हुँ, ऐसा नहीं, सुरेश रैना भैया ने जब वो मुझसे मिले थे, तो बोला कि तुम्हारे पास क्रिकेटिंग इक्विपमेंट के लिए कोई कंपनी है? जो कि अभी तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा। मैंने कहा हाँ भैया है। उन्होंने पूछा कौन सी है? क्या कंपनी? कहाँ की? तो वो बहुत बड़ा ब्रांड है, वो उससे वीवीएस लक्ष्मण खेला करते थे, जो मुझे इंडोर्स को स्पॉन्सर करता है, प्रोटॉस। उन्मुख चंद भी खेलता था उससे। तो उन्होंने बोला नहीं बहुत ठीक है, अच्छा है। अगर मैं नहीं बोलता तो वो मुझे रिकमेंड भी करा देते, कहीं से कुछ स्पॉन्सरशिप दिलवा देते। लेकिन डिपेंड करेगा कि धीमे-धीमे आप जब तक मिलोगे नहीं, जब तक हुँ, वर्बली आपके चीज़ें एक्सचेंज नहीं होंगी, तो वो कैसे, मतलब टाइम देना पड़ता है। आप 10-15 मिनट खड़े होके बात करके आप सोचो इतने या जल्दी सब हो जाएगा। हम भी जब बात कर रहे थे, या ये पॉडकास्ट के लिए भी जब हम आ रहे थे, तो हमने बहुत बार बात की है, बहुत बार मेल्स में बात की, तब हम यहाँ तक आए हैं। तो ये होता है, या कम्युनिकेशन सिर्फ 20 मिनट का नहीं होता है, उसको 20 मिनट इंटू 10 करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात सुनी जाएगी कि आप कहना क्या चाहते हो, रिक्वायरमेंट्स क्या है। एब्सोल्युटली। अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ, ठीक है, हम्म। स्पॉन्सरशिप्स आपने हमें बताया। अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ, आपके जो आपको प्रैक्टिस के लिए लगते होंगे, गेम्स के लिए लगते होंगे, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी जब आप इंडियन टीम को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो अभी फैसिलिटीज़ आपको क्या मिल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मिल रहा है आपको प्रैक्टिस के लिए, खेलने के लिए? एंड व्हाट डेवलपमेंट और अपडेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट? और डेवलपमेंट की जब बात करें तो अभी तो एज सच हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं है। ओके। मैं
जो हाउ डू यू हमारे प्रैक्टिस? लखनऊ में, मैं वही बता रहा हूँ। मैं अपने जो हमारे लखनऊ में स्टेडियम है एकाना, अगर मैं हाँ। चाहूँ वहाँ प्रैक्टिस करूँ तो मैं नहीं जा सकता वहाँ पे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि मैं यहाँ पे रहता हूँ या मैं इंडियन टीम भी खेलता हूँ। तो वो भी है। दूसरा बात, जो मेरे मतलब जब मैंने करियर शुरू ही किया था खेलना, तो मेरे घर के पास एकेडमी है, आर क्रिकेट एकेडमी। तो उसके जो कोच हैं सोनू पांडे सर, तो उन्होंने काफी हेल्प की थी मुझे एज अ क्रिकेटर, सिखाने के लिए कैसे क्रिकेट खेलते हैं, कैसे मतलब एज अ व्हीलचेयर पे भी बैठ के बिना फुट मूवमेंट, फुटवर्क के हुँ, शॉट कैसे मार हुँ, सकते हैं। वो एरिना दिया, बच्चों से वो रिस्पेक्ट मिली मुझे जो वहां सीखने आते हैं। तो वो उनका पर्सनल लेवल से आया, तभी मुझे एक एरिना मिलता है। और बहुत सारे प्लेयर हैं जो आज भी स्ट्रगल करते हैं। अगर मैं सोचूं मेरे पास 2 घंटे हैं पर डे तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन बाकियों के पास मोस्टली संडे मिल पाएगा, संडे के लिए अथॉरिटी मिलेगी, आप संडे आओ कर लो, आप सैटरडे आओ कर लो, बाकी दिन हमारी एकेडमी होती है, आप एकेडमी बंद में कर लो। तो इस तरीके का है। तो ऑथराइजेशन अभी बहुत कम है। किसी ने अपने ऑफिस स्पेस में पर्सनल नेट बना रखे हैं खुद के। तो इस तरीके से अभी स्ट्रक्चर्ड है। इसको बदलना, अपडेट इसमें क्या, डेवलपमेंट की क्या जरूरत है, कि जब तक बीसीसीआई स्टेट बॉडी इसको नहीं बोलेगा कि ये डिसेबिलिटी फॉर्म का जो क्रिकेट है, हुँ। व्हीलचेयर पे हो, डेफ म्यूट हो, ब्लाइंड हो, स्टैंडिंग डिसेबिलिटी हो, इनको प्रैक्टिस के लिए जगह दो, इनको स्टेट कमिटीज में इनको एज अ प्लेयर लेना शुरू करो, इनके लिए इंटर स्टेट टूर्नामेंट्स कराओ, टीम खुद बनाओ, तभी तो मिलेगा ना। एक आना में मैं चला जाऊंगा, खुद से बोलूंगा तो वो हाँ हंस देंगे, अच्छा बोल देंगे, लेकिन तब भी प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं देंगे। अब वही कोई और प्लेयर होगा एक रणजी लेवल का, वो जाके खेलेगा वहां पे। तो अगले कुछ साल में मैं एक टाइमलाइन अगर आपको बताऊँ कि अगले नेक्स्ट 5 इयर्स में, सो व्हाट डू यू फोरसी फॉर डब्ल्यूसीआईए? या फिर आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ तक इसको ले जाना चाहते हैं? देखिए, डब्ल्यूसीआई का तो मैंने बोल दिया कि जब से बीसीसीआई ने एक सपोर्टेड बॉडी डीसीसीआई बनाई है, हुँ, या रिकमेंडेशन दिया है कि डीसीसीआई बनाओ, तो उसका रिफॉर्म जब तक रोड मैप बन जाए, और वो एक एक साल और हार्डली लगने वाला है उसमें, ये काफी काम हो गया है। काफी ओके। सपोर्ट भी मिला है बीसीसीआई से, ऐसा नहीं है, लेकिन जब वो रोड मैप बन जाएगा उसके बाद वो स्टेट बॉडीज को भी काम करना पड़ेगा अपने स्टेट लेवल के प्लेयर्स के लिए, पहली बात। दूसरा, इंटरनेशनली बीसीसीआई को प्रमोट करना पड़ेगा उन प्लेयर्स को जो इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको किसी को बताना है कि इंडिया खेलता है तभी ना, जब आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखोगे, या तो बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं, बहुत छोटी चीज है, लेकिन बस समझने की बात है। तो मैं मुझे लगता है कि एक साल के अंदर, मतलब 25 तक ये चीजें हो जाएंगी, और नहीं होती हैं तो फिर कैसे ना कैसे करके इसको कराना पड़ेगा, क्योंकि एज पर सुप्रीम कोर्ट ये तो डे वन से बीसीसीआई का ही जॉब है इसको कराना। ये तो थोड़ा मैनेजमेंट की, मैं थोड़ा-सा वापस मैं क्रिकेट में आता हूँ। थोड़ा-सा आप व्हीलचेयर क्रिकेट के जो रूल्स होते हैं, हाँ। या हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम मेंस, मतलब मेंस या वुमेन्स रूल, या ग्राउंड के डायमेंशंस क्या होते हैं? या फिर रूल्स में और क्या-क्या चेंजेस होते हैं? ग्राउंड का डायमेंशन से बताऊंगा, तो पहले तो जैसे नॉर्मली हम देखते हैं 70-75 से 60 मीटर तक बाउंड्रीज होती हैं, जैसे T20 में हुँ, तो हुँ, हुँ। 60 तक ही होती हैं। तो हुँ, हुँ। हमारी जो बाउंड्रीज होती है वो 50 मीटर से 45 मीटर तक होती है, जो छोटी नहीं है, काफी बड़ी होती है, लेकिन डायमीटर यही होता है 50 मीटर मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होता। दूसरी चीज, ओके, जो पिच का जो लेंथ है वो 22 यार्ड्स की जगह 20 यार्ड्स है। 2 यार्ड कम है, बस दो ओके, यार्ड छोटा है। ओके। क्योंकि मोस्टली बॉलर्स जो होते हैं वो व्हीलचेयर पे बैट, मतलब बिना रनअप के ही बॉल करते हैं, और राउंड आर्म हुँ, हुँ, एक्शन है तो हुँ, हुँ। उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा लगता है। थ्रो बॉल हुँ, एक्शन नहीं है, पहले होता था, लेकिन धीमे धीमे ओके। उसको हमने बंद कर दिया प्रैक्टिस कर करके। तीसरी चीज क्या है कि जो नो बॉल है, जो वो व्हीलचेयर पे, जाहिर सी बात है, जैसी आपकी हाइट से, भले ही वो स्टंप के नीचे आ रही हो, लेकिन अगर आपकी हाइट के ऊपर वो बॉल है तो वो नो बॉल ही होगी। एलबीडब्ल्यू का सीधा रूल है कि अगर जो इम्पैक्ट का जोन जो होता है विकेट्स का, उसमें हुँ, अगर व्हीलचेयर भी कांटेक्ट में आ रही है, तो वो एलबीडब्ल्यू आउट हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे रूल हैं, वाइड्स कैसे हैं, जैसे व्हीलचेयर का जो व्हील का स्पोक बीच का जो टायर होता है, हुँ, अगर वहां हुँ। रिम पे भी बॉल लग रही है तो वो वाइड डिक्लेयर की जाती है।
क्योंकि रीच नहीं है ओके, प्लेयर की। राइट, तो ऐसे कुछ राइट। कुछ रूल है, बाकी बॉल सिमिलर है, लेदर बॉल से ही खेलते हैं हम। अगर कलर ओके, जर्सी में खेल रहे हैं तो व्हाइट बॉल से खेलेंगे, टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो रेड बॉल से खेलेंगे। हमारे में टेस्ट मैच भी हम लोग खेलने लगे हैं व्हीलचेयर पे। पिंक बॉल वाओ! टेस्ट मैच भी हो चुका है अभी, रिसेंटली हुआ है सो इज़ इट 5 डेज़? तमिलनाडु। 5 दिन का ही खेलते हैं आप नो नो, थ्री टेस्ट थ्री मैचेस? डेज, थ्री डेज का ही 3 डेज़। होता है, डोमेस्टिक 3 डेज का ही। 3 दिन भी अभी चल रहा है धीमे धीमे, 3 दिन बहुत होते हैं मतलब, अगर आप 80 ओवर्स पर डे फेंक रहे हो 3 डेज में टेस्ट मैच में, इनिशियली काफी ज्यादा है क्योंकि उतना यूज टू नहीं है अभी प्लेयर। सारे हुँ, प्लेयर्स को T20 T10 ऐसे फॉर्मेट्स खेलने की आदत। तो पेशेंस उतना करना, तो धीमे धीमे ही डे होगा मैक्सिमम। आप देखो रणजी भी 4 दिन का ही होता है, बस हुँ, इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखो सिर्फ मेंस क्रिकेट 5 दिन का होता है, वुमेन्स भी 4 दिन का ही या, होता या। है। तो वो इतना ही है, मुझे लगता है 3 दिन बहुत है व्हीलचेयर क्रिकेट के लिए। एक दिन अगर बढ़ेगा, बढ़ाना होगा तो 4 डे हो सकता है, लेकिन थर्ड थर्ड डे तक हमें 5-6 साल अभी उसमें लगातार खेलना पड़ेगा, तब जाके वो प्रैक्टिस हुँ, आएगी, हुँ, हम हुँ, 4 डे हुँ। तक भी खेल सकते हैं। तो अभी फॉर्मेट्स क्या-क्या हैं? आपने एक बताया 3 डेज़ का, एक टी10 का बताया, तो क्या ओडीआई फॉर्मेट भी इसमें कुछ आता है? ओडीआई फॉर्मेट भी है, तो 35 इज़ इट ओवर्स सेम का 50 ओडीआई ओवर्स? फॉर्मेट है। 35 ओवर्स। नो नो, ओके। 35 ओवर्स। और क्योंकि लाइट फैसिलिटीज होती नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि डे हुँ, लाइट में ही मैच खत्म हो जाए। तो ओके। इसलिए 35 ओवर, जिस दिन लाइट का फैसिलिटी हमें मिलने हुँ, लगेगा उस दिन हम 50 ओवर्स का ही ओडीआई रखेंगे, क्योंकि ओडीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 ओवर्स एक दिन में हम आराम से खेल सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ लाइट, डे लाइट की वजह से हुँ, हुँ, इशू हो जाता है कि ओ 50 पूरे ओवर्स होते होते शाम हो जाती है। और दूसरी चीज T20 फॉर्मेट जिससे शुरुआती हुई थी, T10 है, टेस्ट मैच भी 3 डे हुँ, का हो गया है शुरू। ये जो ऑलरेडी फॉर्मेट हो रहे हैं, चल रहे हैं, वो सारे फॉर्मेट में अभी व्हीलचेयर क्रिकेट खेला जा रहा ओके। तो सिक्सेस वगैरह आप खूब मारते हैं? आपका तो मैंने है। हाँ पढ़ा भी मैं था कि यू आर वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन द टूर्नामेंट। हाँ मैं अपना नेशनल में, सेकंड नेशनल में मैं हाईएस्ट रन गेटर था। और मैंने सिर्फ 2 मैच में उतने रन बना दिए थे जितने बाकी 7 मैच खेलने वाले प्लेयर्स ने नहीं बनाए। हम नॉकआउट तक नहीं पहुंच पाए थे, हम सिर्फ लीग से बाहर हो गए थे, लेकिन रन बन गए थे ठीक ठाक। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा रन मेरे ही थे, मतलब अभी अभी तक ही हैं। और बॉलिंग से एज अ बॉलर वाह! शुरू किया था मैंने अपना करियर, तो डोमेस्टिक लेवल पे मैंने 50 विकेट्स, अर्लीस्ट 50 विकेट्स मैंने ही लिए थे सबसे पहले। अच्छा, तो आप हाँ, ऑलराउंडर हैं। पहले आपने बॉलर था, हाईएस्ट रन बैट्समैन नहीं था। हाँ बॉलर था मैं, पहले जब बॉलर शुरू था, किया अब था। आप बैट्समैन बन गए। हाँ, 15 में मैंने, 15 16 17 से मैंने बैटिंग करना शुरू किया था, बहुत नीचे खेलता था। 17 और तो आप 18 में मैं तब मतलब 6 नंबर पे खेलता था, बैटिंग करता था। अब मैं ओपनर खेलता हूँ, बॉलिंग तो मतलब कितने बॉलिंग करता हूँ, लेकिन ठीक है। प्लेयर्स कितने होते हैं अभी? मतलब वही 11 प्लेयर ही होते हैं दोनों टीम में? 11 11 प्लेयर, 11 11 पर सेम साइड 11 11। प्लेयर, पर यस साइड यस। 11। ओके, ओके, लवली। मेरे आपसे कुछ और सवाल है फ्रॉम ए वेरी क्रिकेट फैन पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप लोग जो बैट्स वगैरह यूज़ करते हैं, अभी आपने बताया कि जो वीवीएस लक्ष्मण या उन्मुख चंद की जो कंपनी वो ही स्पॉन्सर कर रही है। सो बैट के डायमेंशंस, बैट का वेट, तो ओवरऑल या बॉल का वेट, इज इट द सेम एज प्लेड जो भी इंटरनेशनल गेम्स में यूज होता है? नहीं नहीं, बॉल का तो वेट सेम है, बैट में थोड़ा वेरिएशन है। जैसे हम्म, मेरा जो बैट का वेट है वो 1050 ग्राम्स है। और जो बैट साइज है वो 6 नंबर होता है, जिसमें क्या कहते हैं, जिसका जो प्रोफाइल है वो डक बिल प्रोफाइल है बैट का। तो ओके, मैं बैट मोस्टली कस्टमाइज ही बैट अपने हिसाब से, जो मैं लाइट वेट बैट होते हैं वो यूज करता हूँ। प्रॉपर इंग्लिश बिलो होते हैं, प्लेयर सिलेक्टेड बिलो होते हैं। पैड जो लेग गार्ड्स होते हैं, क्योंकि हम व्हीलचेयर पे बैठते हैं तो नॉर्मल लेग गार्ड्स तो हम्म, हमारे नहीं हम पहन पाएंगे, तो लेग गार्ड्स का साइज हम्म, काफी छोटा होता है, उसमें काफी प्रोटेक्शन होती है। ग्लव्स वैसे ही नॉर्मल होते हैं, हेलमेट बाकी सब नॉर्मल होता है, बैट और लेग ओके। गार्ड बस वेरिएशन होता आप जैसे है। कैप्टन हो इंडियन टीम के, तो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, अभी भी आप जब खेलने जाते हो तब भी चैलेंजेस फेस करते हो। सो हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इज इट टू कीप दीज प्लेयर्स मोटिवेटेड, कि वो खेलते रहे नेशन के लिए? क्योंकि आपने बोला जो बेसिक फैसिलिटीज भी आप लोगों को नहीं मिलती है, आप लोगों को जो बेयर मिनिमम मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, वो भी आप लोग को नहीं मिलता है। तो
कैसे मोटिवेशन बना रहता है कि वो बंदा अगला दिन फिर टर्न अप करे, फिर अपने देश के लिए खेले? क्योंकि ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ फैमिली। करेक्ट। हाउ डू यू कीप तो दैट मोटिवेशन गोइंग ऑन? या फिर ओवरऑल मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अगर ये लीडरशिप में क्या क्वालिटीज आप लेके आते हो कि विच बाइंड्स दिस ऑल दिस प्लेयर्स टुगेदर? मैं इसमें सबसे बड़ी बात ये बोलूंगा, सिर्फ ये 10-12 लोगों की बात नहीं है। या 2,500 प्लेयर्स से मैं टच में हूँ। हर प्लेयर से मैं बात करता हूँ, किसी प्लेयर का कभी भी मैसेज आता है मैं रिप्लाई करता हूँ। हम्म। और उन सब का सवाल यही होता है, सर हमारा कब टाइम आएगा, हमें कब ऐसे ग्राउंड्स मिलेंगे, हमें कब ऐसी ओ, प्राइज मनी मिलेगी, और हमें कब ऐसी फैसिलिटीज मिलेगी। तो मैं उनसे एक चीज बोलता हूँ, इवन जर्नलिस्ट भी ज्यादातर जब ये सवाल पूछते हैं तो मैं उनसे ये बोलता हूँ कि सी, कभी भी जब कोई चीज आप कर रहे हो, जब आपका एक स्ट्रगलिंग फेज जब आपका शुरू हो, तो आपका एंड रिजल्ट क्या है? मेरा एंड रिजल्ट है बीसीसीआई का लोगो लगा हुआ इंडियन टीम का जर्सी पहनना। तो उसके लिए जितना स्ट्रगल हम झेल सकते हैं हम झेलेंगे। मैं 10 साल और खेलने के लिए रेडी हूँ, अपने आप को उस लेवल का फिट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी जिद है सिर्फ इंडियन टीम की जर्सी जिसमें बीसीसीआई का लोगो। यही उन 2,500 प्लेयरों की जिद है कि अगर वो स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस स्टेट क्रिकेट बोर्ड की जर्सी में वो खेलें। इंडिया खेल रहे हैं तो सिर्फ बीसीसीआई का लोगो उनको चाहिए। क्योंकि अभी तक भी बहुत सारे लोग हमें इंडियन प्लेयर्स नहीं मानते, इवन दो डीसीसीआई के आने के बाद भी दैट्स नहीं मानते हैं। सामने बोल राइट। देंगे लेकिन वो इसमें बीसीसीआई ढूंढते हैं। तो ये हम्म। चीज है, ये जिद है हमारी। हमारा एक गोल है, हमारे उन सारे 2,500 और बढ़ेंगे ये प्लेयर्स। धीमे धीमे जैसे जैसे क्रिकेट बढ़ेगा ये प्लेयर और बढ़ेंगे। सबकी जिद है, खेलना है उसी जर्सी से खेलना है, स्टेट में खेले, इंडिया खेले, कहीं भी खेले, लेकिन मेन जो एसोसिएशन है तब तक हम खेलेंगे। यही मोटिवेशन है, और क्या ही हम मोटिवेट कर सकते हैं। आर यू ट्राइंग आप सोशल मीडिया का यूज करके आप आर यू ट्राइंग टू रीच आउट टू ऑल द पीपल कि आपकी विजिबिलिटी बढ़े? और हाउ मतलब क्या आप सारे प्लेयर्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं किसी तरह हम लोग सोशल मीडिया का ही जो पावर है सोशल मीडिया का उसको हार्नेस करें, हम ज्यादा से ज्यादा यूथ के पास पहुंच सकें सो दैट दे कैन आप रेज देयर क्यों वॉइस नहीं एंड दे। करोगे? हाँ, आईपीएल कितना बड़ा लीग है क्रिकेट का। या या आईपीएल की टीम्स हमारे मैचेस की फुटेज काट के लगाते हैं अपने इंस्टाग्राम रील्स में व्यूज वाह। के लिए। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जिस प्लेयर की वीडियो लगा रहे हैं, कभी उसी को बुला हम्म। के मैच के लिए तक इनवाइट कर दें, कभी उसी को रीच आउट करके पूछें कि आपको कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं। मतलब इतना ज्यादा रीच आउट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो हमारे वीडियोस लगाए जा रहे हैं मोटिवेशन के नाम पे। सिर्फ एक आईपीएल की टीम है जिसने खुल के हमें सपोर्ट किया है, दैट इज राजस्थान रॉयल्स, जिसने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट टीम, स्टैंडिंग डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम को बहुत सपोर्ट किया। और वो इस लेवल तक मतलब इन्वॉल्व हैं कि अभी आईपीएल आने वाला है, ग्राउंड में व्हीलचेयर यूजर्स के लिए क्या एक्सेसिबिलिटी हो उस लेवल पे वो काम कर। एक व्हीलचेयर यूजर दैट्स नाइस। खुद से टिकट लेके खुद मैच देखने आए, लेकिन वो कहाँ बैठेगा, वो जगह वो उस तरीके का सोच रहे हैं। सिर्फ एक क्यों सोच रहे हैं? बहुत लोग हैं, बहुत टीमें हैं, सब सोच सकते हैं सर। पर वो एक एग्जाम्पल भी बन रहे हैं, आप देखो, या एग्जैक्टली। वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। तो रीच आउट भी हम कर रहे हैं, और लोग, कुछ लोग हैं जो उस पर मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो एक एग्जाम्पल बन रहा है धीमे धीमे हमारे प्लेयर्स की। ऋषभ पंत ने एक स्टोरी लगाई, बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन जिस चैनल की वो स्टोरी थी उस चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो ही नहीं किया ऋषभ पंत ने। तो मैं तो तब मानूंगा, तुम तब मान रहे हो ना जब उसको फॉलो भी करो। एक स्टोरी शेयर करने से व्यूज आ गए, कमेंट आ गए, ब्रेटली ने कमेंट किया, मार्क बॉ ने कमेंट किया, बहुत बड़े क्रिकेटर्स ने उसमें कमेंट किया है, लेकिन फॉलो एक ने भी नहीं किया। जब तुम एक रील से मोटिवेट हो गए, एटलीस्ट फॉलो करो। कितने एन नंबर ऑफ रील्स तुम्हें मिलेंगे? तो लोगों का परसेप्शन ही है कि वो फॉलो तक नहीं करना चाहते। तो बीसीसीआई आएगा, मुझे लगता है उस दिन सब हो जाएगा। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। आपने जैसे आईपीएल की बात की तो आपका कोई फेवरेट राजस्थान आपको सपोर्ट करता है तो आई एम गेसिंग कि शायद राजस्थान आपका या फिर कोई पर्सनल फेवरेट टीम है?
नहीं, मुझे आईपीएल का? मतलब राजस्थान टीम हमें सपोर्ट करती है, मैं राजस्थान के सारे मैचेस भी देखता हूँ। और डेफिनेटली जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेला और जितनी जैसी वो टीम है, काफी हम्म। मतलब यंग प्लेयर्स हैं, एक एक्सपीरियंस ग्रुप भी है, मतलब यंग टीम का भी है, और काफी यंगस्टर को वो प्रमोट, आप देखो आईपीएल में सबसे ज्यादा यंगस्टर हैं तो राजस्थान रॉयल्स में ही वो आते हैं। और हमारे मैं लखनऊ का हूँ, तो मेरी लखनऊ की लखनऊ सुपर जायंट्स, या या मैं एक बार मैच देखने गया था तो उनकी पीआर टीम आई, उन्होंने पूरा मेरा इंटरव्यू अपने वेबसाइट में डाला, इंस्टाग्राम पे डाला और काफी प्रमोट किया, लेकिन वही है कि वो उसी प्रमोट करके वो भूल गए कि मैं लखनऊ में रहता हूँ। इवन इवन दे कैन ऑफर मी अ जॉब, मैं जब इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ किसी के लिए, बट वो रीच हम्म आउट ही नहीं करना चाहते। वो क्यों नहीं करना चाहते मुझे समझ में नहीं आता। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है उस चीज को करने के लिए, या मैं उतना मतलब खुद में कैपेबल नहीं हूँ उनके हिसाब से, क्योंकि जब मैं व्हीलचेयर पे क्रिकेट खेल सकता हूँ, 2,500 लोग खेल रहे हैं, तो शायद मैं और क्रिकेट एसोसिएशन में भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। इवन मैं क्यों, बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी कैपेबल हैं। समझित, आई होप कि ये जो आज हम बातें कर रहे हैं ये बहुत लोगों के पास पहुंचे, बहुत सारे यूथ के पास पहुंचे, ताकि जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, हमारी व्हीलचेयर इंडियन क्रिकेट टीम जब खेलने जाए, देयर आर द स्टेडियम शुड बी पैक्ड, कि वो आपको चेयर करे। आई थिंक एक बार जब लोग पहुंचेंगे स्टेडियम में, कोई भी एसोसिएशन हो, स्टेट एसोसिएशन हो, बीसीसीआई हो, दे विल टेक नोटिस। कोई भी टीम हो, कोई भी कॉर्पोरेट हो, दे विल नोटिस इट। ये शायद, ये इतना बड़ा पावर है सोशल मीडिया, और ये लोग अगर आप एक बार आपके साथ होने लगे, लोगों को पता चल जाए, वो स्टेडियम में पहुंचने लगे, आई थिंक एवरी देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। ट्रू ट्रू ट्रू। और मैं आपकी ऑडियंस के लिए कुछ चीज भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं उधर बैठ नहीं प्लीज। पाया। तो मैं चाहता हूँ आप लास्ट में ये अगर अपने ऑडियंस को दिखा पाए। एक या। सेकेंड। जो भी अभी तक मैंने क्रिकेट से कमाया है, ये वाओ। आप दिखा सकते हैं अपनी ऑडियंस को। वाओ। दिस इज एब्सोल्युटली मोटिवेटिंग, सोमजित। ये सब सारे टूर्नामेंट्स के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, जोनल लेवल, सब यही है। और आई थिंक पीछे ये मेरा एक 23 साल ट्रॉफी के और सोम रखा हुआ है। ये 23 साल या 27 साल के सोमजित से ज्यादा, ये उस सोमजित की कमाई, वो 15 साल, 14 साल, 5 साल के सोमजित की कमाई है, जो बिल्कुल बिल्कुल। उस बालकनी में बैठ के छक्के मार रहा था। हाँ, तो वो मुझे लगा कि दिखाना चाहिए। मैं चाहता तो शायद इस तरफ एब्सोल्युटली। भी बैठ सकता था, लेकिन मुझे लगता था नहीं, पहले आप अपनी बात रखो, फिर जो थोड़ा बहुत भी आपने किया है वो भी दिखाना चाहिए, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर आप उसको एक इक्वल स्पेस दोगे तो बहुत लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और हमारे जैसे जो प्लेयर्स होते हैं, अगर वो ईमानदारी से किसी भी चीज को करें, भले ही वो स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, वो ऑनेस्टली करेंगे, ऑनेस्टली खेलेंगे, अपने जिस भी लेवल पे वो खेल रहे हैं 110% वो देंगे। एब्सोल्युटली। सोमजित, मेरा एक आखिरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, सवाल नहीं है, रिक्वेस्ट है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समहाउ और द अदर, किसी भी तरह से वो स्पेशली एबल्ड हैं, जो शायद अपने आप को लाचार समझते हैं, जो उनको समझना चाहिए नहीं। डोंट टेक मी रॉन्ग, उनको वो समझना चाहिए नहीं, बिकॉज दे, भगवान सबको कुछ ना कुछ ताकत देके ही भेजता है, एंड हम्म उसके पास सबके लिए कुछ प्लान है। हम्म तो मैं पूछूंगा फ्रॉम समवन हु हैज बीन देयर, और वो पूरे जनता के लिए, पूरे भारत के लिए ही नहीं, शायद आने वाले टाइम में ग्लोबली एक बहुत बड़ा आइकन आप बनोगे, एंड आप एक सबके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, आपकी एक स्टोरी बनेगी जो कि सबको मोटिवेट करेगी। तो अगर मैं आपसे सोमजीत आज पूछूं कि इन सब लोगों के लिए, वैसे सब जो डिप्रेस हो जा रहे हैं कि मेरा तो, मैं देख नहीं सकता, या मुझे कुछ और प्रॉब्लम है, ये नहीं कर सकता मेरी जिंदगी, या फिर उनके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आते हैं कि आई शुड नॉट लीव, आई एम नॉट केपेबल इनफ टू फिट इन दिस वर्ल्ड, उनके लिए क्या, आपका हम्म। क्या मैसेज रहेगा? अ, मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो मैं स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड बोलना चाहूंगा। प्लीज। जब क्रिकेट की हम बात करते हैं, व्हीलचेयर क्रिकेट की बात करते हैं, तो बहुत सारे क्योंकि मैं भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है मुझे,
बहुत सारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ऐसे भी होते हैं जो 20 साल, 25 साल, 30 साल तक ठीक रहते हैं। कभी किसी एक्सीडेंट, बुलेट इंजरी की वजह से वो फिर से व्हीलचेयर पे आ जाते हैं कभी। तो आप सोचो जो 25 साल तक जैसी लाइफ जी रहा होगा, 30 साल, 35 साल तक जैसी लाइफ जी रहा होगा, एकदम से वो व्हीलचेयर पे आए। आप या बिलीव करें, 7-7 साल तक लोग कमरे में बंद रहते थे। वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलते थे, खाना रूम तक आता था, वहीं तक रहते थे। इवन घर के डाइनिंग एरिया में भी नहीं आते थे। वो अपने घर के बाहर किसका मकान क्या है, कौन है, वो भूल गए सब। इस ऐसी लाइफ हो गई। जस्ट बिकॉज ऑफ व्हीलचेयर क्रिकेट हमने ऐसे प्लेयरों को उनके रूम से बाहर निकाला है। वो अकेले खुद से ट्रैवल कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जो आपको आपके उस जोन से बाहर निकालता है जहां आप अपने आप को बंद करके रख रहे हो। और बस उस एक मौके की वजह से आप अपने लाइफ फिर से जी रहे हो और फिर से आपको आगे क्या करना है उसके बारे में आप सोच सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। तो स्पोर्ट ही एक ऐसा मीडियम मैं मानता हूँ है। आपको पढ़ना, बहुत सारे लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने अपनी सोची इस जनरेशन में मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मेरे पास डबल ग्रेजुएशन डिग्री है, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, आगे मैं और भी पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें तभी आई कि जब मुझे स्पोर्ट्स ने सिखाया। आज हारे हैं तो कल भी जीत सकते हैं, आज जीते हैं तो कल इससे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का चांस स्पोर्ट्स ही देता है, वो एटीट्यूड। कि स्पोर्ट्स में ही वो मौका होता है ना, हार गए तो कल भी है चांस, कल भी खेलेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो हम्म ये कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी ना किसी लेवल पे, प्रोफेशनली नहीं, आप अपना किसी भी जो आपको हॉबी लगे, आप अपने उस जगह पे जाइए, आप वो खेलिए। कोई भी बैडमिंटन खेल रहा है, टेबल टेनिस खेल रहा है, कुछ भी खेलना हो खेलिए, एंजॉय करिए, और फिर आप देखिए आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते आई थिंक स्पोर्ट्स इज समथिंग जो आपको ना एक डिसिप्लिन सिखाता है, आपको एक मोटिवेटेड रखता है, आपको जिंदगी जीने का एक तरीका सिखा देता है। हैं। मतलब मैं बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सोचता हूँ कि आज मतलब एक टाइम पे ये लड़का जो आपके सामने बैठा हुआ बिना क्रिकेट के रह नहीं पाता था। सुबह 5 बजे उठ के खेलना, अंधेरा हो रहा है, नालियों में घुस के बॉल निकालना, हमने सारा वो जनरेशन, हमारे जनरेशन के जितने हम्म, लोग उन्होंने सारा ये किया हुआ है। ठीक है, बट आज हम खेल ही नहीं पाते हैं। आई थिंक इससे करेक्ट। बड़ा मतलब एक दुखद घटना नहीं हो सकता कि हम आज क्रिकेट खेलते नहीं है। खेल लिया एक दिन तो 4 दिन हम्म, तक हाथ नहीं चलता। हम्म, राइट, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी। और आई थिंक one or the other sport should be part of your everyday, if not everyday, at least 2 से 3 दिन हफ्ते में आपको वीकली, कोई ना कोई स्पोर्ट्स। वीकेंड्स। हाँ, यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वो पैशन होना सुमजित, चाहिए, आप सीखते हो। सुमजित, ये एपिसोड मेरे लिए सिर्फ एक एपिसोड नहीं है। एक्चुअली आई एम अ बिट इमोशनल। यू नो जब मैं आपके साथ इतने देर से बात कर रहा था, आई वाज अ बिट इमोशनल। शायद मेरे चेहरे पे ना आया हो, बट अंदर से मैं थोड़ा सा आज इमोशनल हूँ। 1 साल पहले जब मैंने आयरॉनिक शो शुरू किया था, तो मेरा एक विजन था कि मैं ऐसे ऐसे स्टोरीज लाऊंगा जो सिर्फ मेरे ऑडियंसेस के दिल तक ना पहुंचे, उनको सिखाई नहीं, जिससे मैं भी खुद सीखूं बहुत सारी चीजें। राइट, सो आई एम, मैं कोई बहुत बड़ा अभी तो पॉडकास्टर हूँ नहीं, आई हैव ऑल्सो जस्ट स्टार्टेड। सो आई एम ऑल्सो लर्निंग विथ ईच एंड एवरी एपिसोड। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी अपने आप को कैसे मोटिवेट करूँ, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाऊँ, मैं भी ये सब चीज़ें सीख रहा हूँ। सुमजित, आई फील रियली ऑनर्ड टू से दैट कि इस एपिसोड ने मुझे जितना सिखाया है ना आज, ये लर्निंग्स में मुझे बहुत आगे भी हेल्प करने वाली है। एंड आई होप कि इस एपिसोड के वो देखने के बाद लोगों को भी, यू नो नॉट ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशली एबल्ड और एनीथिंग, कोई भी सिंपल इंसान जो आज सोच रहा है कि यार मैं ये स्टेप नहीं ले सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होगा, आई थिंक दे विल जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग। So करेक्ट। thank you, Somjit. Thank you for being on the show, and थैंक यू thank you सो for मच वन। motivating all of us. And थैंक यू, मैं चाहता हूँ, आपने प्लेटफॉर्म दिया। और मुझे जो मेरी बातें हैं, जो मैंने कभी शायद इतना खुल के कभी नहीं बोली, और आपके ही इस प्लेटफॉर्म में मैं इतना खुल के बोल पा रहा था। और आपने जैसे एक चीज बोली कि कोई चीज आप कर रहे हो तो सीख रहे हो। मैं आपको एक चीज एग्जैक्टली। बोलूंगा, कल को आपके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर क्यों ना हो जाएं,
फॉलोअर्स क्यों ना हो जाएं, आप हर स्टोरी से सीखिए, आगे बढ़िए और एग्जैक्टली। आपका जो एक बेंचमार्क है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, आप उससे और 10 टाइम्स आगे जाएं और इसी तरीके से लोगों की स्टोरीज अपने चैनल्स के थ्रू लोगों के सामने लेके आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोमजित। ये 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 एपिसोड मेरे लिए एक हमेशा, आई विल कम बैक टू दिस एपिसोड। मैं इसको बार बार देखूंगा। जब भी मैं लो फील करूंगा कि यार ये मेरे से नहीं होगा, आई विल कम बैक टू दिस एपिसोड। तो थैंक श्योर यू फॉर श्योर। बीइंग ऑन द शो कैप्टन साहब। थैंक यू। एंड नेक्स्ट टाइम आई होप कि हमारी पूरी इंडियन क्रिकेट टीम मेरे साथ इस पॉडकास्ट पे हो।